यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटे ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारा पेपर नंबर 2 कॉमर्स जो है उसका यूनिट नंबर 9 जो है दैट इज द लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। तो आज की क्लास में हम लोग लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस को जो है वो करने वाले हैं रिवाइज। जो बुक मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का लगभग 301 पेज का बुक है। इसके अंदर हमने पूरा जो लीगल एस्पेक्ट का अपना जो सिलेबस है उसको हमने 12 चैप्टर्स में जो है वो क्या किया हुआ है, बाइफरकेट किया हुआ है। एक बार देख लेते हैं 12 चैप्टर हमारे कौन कौन से थे। तो एक तो था अपना ये सबसे पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, एक है आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एक है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक है आपका कंपनी एक्ट, एक है आपका लिमिटेड लायबिलिटी एलएलपी हो गया, एक है कंपटीशन एक्ट है, एक है आरटीआई, एक है आईटी, एक है आपका आईपीआर, जीएसटी, फेमा और कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो ओवरऑल मिला के अगर हम बात करते हैं तो अपने पास में जो है वो टोटल मिला के जो चैप्टर्स हैं वो कितने हैं सर? टोटल चैप्टर हमारे सामने यहाँ पे जो निकल के आ रहे हैं वो है कितने? 12। हम लोग जो है वो आज की क्लास के अंदर जो है वो रिवाइज करेंगे। इसमें से 4 लो जो है वो हम रिवाइज करेंगे। ये जो वीडियो है ये है पार्ट नंबर 1 लीगल एस्पेक्ट के फुल रिवीजन का। अगला जो पार्ट आएगा उसके अंदर हम लोग जो है वो करेंगे हमारे रिमेनिंग 4, ठीक है, मतलब 4 जो है वो हम 3 पार्ट के अंदर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में 4 लॉस को जो है वो हम रिवाइज करेंगे, अगली वीडियो में 4 लॉस को, उससे अगली वीडियो में 4 लॉस को। ओके, इस तरीके से हम 3 वीडियो के अंदर जो है पूरा का पूरा अपना जो ये सिलेबस है किसका, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का, इसको हम कवर करेंगे। ओवरऑल मिला के अगर हम बात करते हैं तो हमने लीगल एस्पेक्ट के ऊपर कोई 50 एक वीडियो हमारी जो है थी लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि 50 वीडियोस हमने जो है इसके ऊपर लगाई है लगभग। तो उन 50 वीडियोस को अब ये 50 वीडियोस का जो काम है ये हम लोग जो अब 3 वीडियोस में जो है वो कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जल्दी होगा, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे हम लोग चलेंगे क्योंकि रिवीजन ही है बेसिकली। आपने सब कुछ पढ़ रखा है, बस अब आपको करना क्या है, जो बुक मैंने आपको प्रोवाइड की है वो खोल के बैठ जाओ और साथ में आपने अगर क्लासेस के दौरान अगर कॉपी मेंटेन की हुई थी या अगर बुक पे लिख रखा है फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर कॉपी मेंटेन की हुई है आपने तो कॉपी भी साथ में रख के बैठना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो क्लासरूम के अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीजें लिखवाई है वो रिविजन वीडियो में हो सकता है थोड़ा बहुत स्किप भी हो जाए। तो आप साथ में रिटेन कर लेना और वीडियो को वहां पे पॉज करके और पढ़ लेना उसको, ठीक है ना। तो अब लगभग ये 1.5 घंटे की हम वीडियो बनाएंगे। 1.5 घंटे की वीडियो में 4 लो जो है वो हम लोग बढ़िया वाले जो है वो रिवाइज कर देंगे। ओके, कौन कौन से आज की वीडियो में हम 4 लो, आज की वीडियो में कौन कौन से हम रिवाइज करने वाले हैं? एक तो है आपका ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एक है आपका एलएलपी 2008, एक है कंपटीशन एक्ट 2002 और एक है आरटीआई 2005। अभी रिसेंट में जो 3 पेपर हुए थे 2022 के अंदर एनटीए नेट के, उसके अंदर लीगल एस्पेक्ट के लगभग कोई 21-22 क्वेश्चन आए थे और एक भी क्वेश्चन उसमें से ऐसा नहीं था जो अपने सिलेबस से जो है वो आउट हो। आपने आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैंने ना बहुत सारे वीडियोस अभी डाले हैं, 7 सब्जेक्ट के मैंने वीडियो डाले थे। आईबी का मैंने डाल दिया, अकाउंट्स का मैंने डाल दिया था और फाइनेंस का मैंने डाल दिया था। इसके अलावा मैंने जो है वो बैंकिंग का डाला है, इसके अलावा मैंने आपका मार्केटिंग का डाल दिया, इसके अलावा लीगल का भी डाल दिया और टैक्स का भी डाल दिया। इन 7 सब्जेक्ट के अभी हम कर चुके हैं। इसमें से सिर्फ 2 सब्जेक्ट है जिनमें से एक 2 क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस जो है वो आए हुए हैं, बाकी सब अपने कंटेंट में से है। तो जो बुक मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है इट्स मोर देन सफिशिएंट, बहुत है ये आपके लिए। अगर आप इतना पढ़ के जाते हो भाई, इसमें कितना सारा तो है, हर एक लोग को हमने पूरा का जो है वो डिटेल में दिया हुआ है। तो अगर आप ये करके जाते हैं तो बहुत है भाई, ये इतना आप कर लीजिए, इधर तो भटकने की जो है वो कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना जी सर। चलो अब हम जो है वो शुरुआत करेंगे हमारे सबसे पहले एक्ट को जिसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अगर बात करूंगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, आ जाओ भाई सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर बुक खोल लो। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है 1930, ये जो एक्ट है ये आपका आया तो 1930 में, लेकिन इससे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होते थे तो उनको गवर्न करने के लिए कुछ प्रोविजन पहले भी बने हुए थे। सर एक्ट तो पहले था नहीं, तो आपको मैंने बताया था कि अपना जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसके सेक्शन नंबर कौन सा, सेक्शन 76 से लेके 123 जो है वो आपके सेल्स ऑफ गुड्स को जो है वो कवर करते थे। तो अपने इंडिया के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को जो है वो आज की डेट में तो गवर्न करता है कौन, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, लेकिन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से पहले अपने इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो होता था उसको गवर्न करते थे कौन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 76 से लेके 123 तक। फिर बाद में इनको जो है वो यहां से क्या कर दिया, रिपील कर दिया, इनको ऐसे रद्द किया और इसकी जगह पे एक सेपरेट एक्ट बना दिया था जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, सोगा बोले तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ओके, तो सेल बेसिकली जो है वो क्या होती है, इट इज अ टिपिकल बार्गेन होता है बिटवीन द सेलर एंड द बायर के बीच में, ठीक है ना। अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है बायर और सेलर के बीच में, तो उसकी क्या क्या प्रोविजन, मतलब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा अब उन कॉन्ट्रैक्ट के कुछ प्रोविजन जो है वो कुछ प्रोविजन जो है प्रिस्क्राइब किए गए हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो क्या करेंगे, गवर्न करेंगे। इंडिया के अंदर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को जो है वो फोर्स में 1 जुलाई
30 से। अब यहां पे दो बात आती है, एक आता है सेल और एक है आपका एग्रीमेंट टू सेल। सेल का मतलब क्या होता है, सेल के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर हो जाती है इमीडिएटली, ट्रांसफर होगी कैसा, इमीडिएटली। बट एग्रीमेंट टू सेल के अंदर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट तो आज कर लेंगे, बट जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर होगा कब, आफ्टर इन फ्यूचर डेट में। तो क्या बोलते हैं, इन एग्रीमेंट टू सेल द ओनरशिप जो है वो गुड्स का इज नॉट ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, ठीक है जी। अब बात जो है वो यहां पे ये आती है क्या कि वेदर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज एन एब्सोल्यूट सेल है या एग्रीमेंट टू सेल है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि आपका जो गुड्स है वो इमीडिएट ट्रांसफर हो रहा है या फिर वो ट्रांसफर जो है वो होगा एट सम फ्यूचर डेट पे। अगर इमीडिएट ट्रांसफर हो रहा है तो आप उसको बोलेंगे इट इज ए कॉन्ट्रैक्टफुल सेल, और अगर वो फ्यूचर डेट पे जो है वो ट्रांसफर होगा तो उसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है जी। अब एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट है जो को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जो को एग्जिस्ट होने चाहिए टू कॉन्स्टिट्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के कौन कौन से उसके एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी बातें होनी चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। सबसे पहले नंबर पे तो आता है देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टी, कम से कम जो है वो क्या होंगी, दो पार्टी होंगी, एक बायर होगा और एक क्या होगा, सेलर होगा। सब्जेक्ट मैटर जो है वो होगा, वो क्या होगा, गुड्स होगा। ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी इसके अंदर जो है वो क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि गुड्स जो है आपकी एग्जिस्टिंग गुड्स भी हो सकती है, ओन्ड और पोजेस्ड बाय द सेलर, या फिर वो फ्यूचर गुड्स भी हो सकती है। इसके बारे में डिटेल आगे दे रखा था। आगे प्राइस होगा वो किसके अंदर होगा, मनी में, नॉट इन काइंड, एंड शुड बी पेड और प्रोमिस, बट देयर इज नथिंग टू प्रिवेंट द कंसीडरेशन फ्रॉम बीइंग पार्टली इन मनी एंड पार्टली इन काइंड। तो वैसे तो प्राइस किसके अंदर होगा, आपका जो कंसीडरेशन है किसमें होगा, प्राइस में होगा, ठीक है, मनी के अंदर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि पार्टली मनी में हो और पार्टली जो हो किसमें हो, काइंड में। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो होगा इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू द बायर मस्ट टेक प्लेस, ट्रांसफर होना चाहिए प्रॉपर्टी का। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशन भी हो सकता है, और बाकी सारी एसेंशियल कंडीशन जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की होती है वो सब आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। अब सेल में और एग्रीमेंट ऑफ सेल, यहां से इस बार भी क्वेश्चन जो है वो उठ के आया था। तो दोनों में क्या फर्क है, पहला ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेल्स के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर जो है ट्रांसफर प्रॉपर्टी इमीडिएटली हो जाता है। वही अगर बात करेंगे एग्रीमेंट टू सेल में तो वहां पर ट्रांसफर प्रॉपर्टी जो होगा एट सम फ्यूचर डेट के ऊपर, ठीक है, जब कुछ फुल कंडीशन है जो क्या हो जाएंगी, फुलफिल हो जाएंगी। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो सेल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या, एग्जीक्यूटरी होता है। आगे रेमेडी फॉर ब्रीच, अगर आपने सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, तो फिर क्या, सेलर जो है वो सू कर सकता है बायर के ऊपर, किसके लिए, प्राइस के लिए, कि भैया पेमेंट कर। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में जो है आप प्राइस के लिए जो है वो सू नहीं कर सकते, क्योंकि गुड्स तो अभी आपके पास ही अवेलेबल है। आप ओनली डैमेजेस के लिए जो है वो क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो। आगे लायबिलिटी ऑफ पार्टी, लायबिलिटी जो है सेल होने के बाद में लायबिलिटी जो रहेगा गुड्स के रिगार्डिंग वो किसका रहेगा, बायर का। बट एग्रीमेंट टू सेल के अंदर जो लायबिलिटी रहेगा किसका रहेगा, सेलर का। बर्डन ऑफ रिस्क, रिस्क जो है, रिस्क का बर्डन जो किसके ऊपर होगा, तो बोला रिस्क ऑफ लॉस इज दैट ऑफ द बायर। सेल में रिस्क जो है वो किसका, बायर, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है उसकी ओनरशिप किसके नाम पे हो गई है, बायर। बट एग्रीमेंट टू सेल के अंदर जो रिस्क है वो किसका होता है, सेलर का। नेचर ऑफ राइट, अगर मान लो कभी भी जो है वो क्या हो गया, कुछ भी डिफॉल्ट हो गया, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर मान लीजिए बायर जो है वो क्या करता है, डिफॉल्ट करता है, तो वहां पे सेलर के पास में जो है सेल के केस में जो राइट होता है उसको बोलते हैं क्रिएट जस्ट इन रेम, JUS, जस्ट इन रेम। जस्ट इन रेम का मतलब जो होता है कि आपके पास में, सेलर के पास में राइट होता है अगेंस्ट द एसेट भी एंड अगेंस्ट द पर्सन भी, ठीक है ना। गुड्स के अगेंस्ट भी आपके पास में राइट है, प्रॉपर्टी और पर्सन के अगेंस्ट भी होता है। लेकिन अगर बात करूं एग्रीमेंट टू सेल में, तो वहां पे आपके पास राइट जो होता है वो होता है जस्ट इन पर्सोनम। जस्ट इन पर्सोनम का मतलब कहता है राइट अगेंस्ट पर्सन ओनली, ओनली पर्सन के खिलाफ आप केस कर सकते हो, क्योंकि गुड्स तो आपके पास ही अवेलेबल है। राइट ऑफ रीसेल, सेल के अंदर आपके पास रीसेल का राइट नहीं है क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में आपके पास जो है वो रीसेल का राइट होता है। फिर एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं कैविट एम्प्टर। कैविट एम्प्टर जो है वो क्या है, कैविट वेंडर का उल्टा। कैविट वेंडर जो है, जो हम कोपरा में पढ़ते हैं, जो जब आपको मैंने कोपरा पढ़ाया था तो मैंने आपको वहां पे स्पेशली बोला था कि कोपरा के अंदर अपना जो रूल चलता है वो होता है कैविट वेंडर, वो होता है लेट द सेलर बी अवेयर। और ये कैविट एम्प्टर जो है ये बोलता है लेट द बायर बी अवेयर। अब ये रूल जो क्या बोलता है कैविट एम्प्टर का, कैविट एम्प्टर का रूल ये बोलता है कि जब कभी भी कोई भी बायर जो है वो सेलर से अगर कोई भी सामान को क्या करेगा, बाय करेगा, परचेस करेगा, देन इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द बायर कि वो सामान को परचेस करने से पहले जो है वो छानबीन कर ले कि सामान सही कंडीशन में है। कल को अगर कुछ पंगा हुआ तो बायर जो है वो सेलर को जो है वो दोषी नहीं ठहरा सकता है। तो इसको, इस रूल को बोलते थे हम लोग क्या, कैविट एम्प्टर। कैविट एम्प्टर की जो है वो क्या बोलते हैं, दैट मींस अगर बायर को सामान परचेस करेगा तो उसके लिए वह स्वयं रिस्पांसिबल होगा, सामान खराब होने पर वह सेलर को रिस्पांसिबल नहीं ठहरा सकता। बट इसकी कुछ क्या है, एक्सेप्शन है। वहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका एक्सेप्शन से। एक्सेप्शन कौन कौन से है, सबसे पहला मतलब एक्सेप्शन का मतलब ये वो केसेस हैं जहां पे बायर जो है वो सेलर को रिस्पांसिबल ठहरा सकता है। वो कौन कौन से वो देखना पड़ेगा। सबसे पहला फिटनेस एज टू क्वालिटी फॉर द यूज। अगर मान लो सेलर ने पहले से ही, बायर ने अगर पहले से सेलर को प्रिस्क्राइब कर दिया, एक पर्टिकुलर पर्पस का दिया, भाई इस पर्पस के लिए मुझे सामान चाहिए, तो फिर अगर वो कल को वो सामान उस पर्पस में खरा नहीं उतरता तो बायर के पास जो है वो राइट है कि वो सेलर के ऊपर केस कर सकता है। सेकंड,
सेकंड जो है गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, अगर बायर ने पहले जो है वो क्या कर दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया था, डिस्क्राइब कर दिया था कि भाई मुझे ऐसा ऐसा सामान चाहिए, तो उस केस के अंदर जो है वो सेलर जो है वो सेलर जो उसके लिए जो है वो लायबल रहेगा। सेलर ये नहीं बोल सकता कि भाई यहां पे कैविट एम्प्टर का रूल एप्लीकेबल हो गया, क्यों, क्योंकि पहले बायर ने जो है वो डिस्क्राइब कर दिया है। फिर गुड्स ऑफ मर्केंडेबल क्वालिटी, गुड्स जो है वो कैसा, यूजेबल, अगर गुड्स ऐसा है कि यूजेबल नहीं है मान लीजिए, ठीक है, या डैमेज गुड्स है, तो वहां पे भी जो है वो बायर सेलर के ऊपर केस कर सकता है। सेल बाय सैंपल, अगर बायर ने जो है वो क्या सैंपल शो कर दिया, भाई ऐसा चाहिए, जैसे अगर मान लीजिए मैं आईफोन लेने गया, ठीक है, मार्केट के अंदर जो है मुझे आईफोन 13 प्रो चाहिए, ठीक है, तो मैंने उसको शो कर दिया, मान लो मेरे पास में आईफोन 13 प्रो मैक्स है, अब मैं अगर मान लो मैं मेरे छोटे भाई का बर्थडे मैं फोन लेने जा रहा हूं, अगर मैं उसको ये शो कर दूं, भाई सैंपल दिया था, भाई मेरे पास में ये ऐसा ही मुझे फोन चाहिए, सेम ऐसा सैंपल शो कर दिया, और कल को अगर वो जो आईफोन है अगर वो ऐसा नहीं रहा, तो उस केस के अंदर मेरे पास में राइट है कि मैं सेलर के ऊपर जो वो केस कर सकता हूं। फिर गुड्स बाय सैंपल एज अ डिस्क्रिप्शन, सैंपल भी शो कर दिया, डिस्क्राइब भी कर दिया, उस केस के अंदर भी जो है कैविट एम्प्टर का रूल जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। या गुड्स अगर ट्रेड यूसेज के हिसाब से नहीं है, गुड्स जो पका हुआ आ गया, खराब आ गया, तो वहां पे भी कैविट एम्प्टर का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। या सेलर एक्टिवली कंसील, या फिर सेलर अगर जानबूझ के डिफेक्ट था गुड्स में, वो जानबूझ के क्या करता है, उसको छुपाता है और बाद में वो डिफेक्ट राइज होता है, तो वहां पे भी कैविट एम्प्टर का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। कैविट एम्प्टर का रूल क्या बोलता था कि अगर मान लो कल को कोई भी पंगा होता है, मान लो गुड्स परचेस करने के बाद अगर वो गुड्स खराब निकलते हैं, तो बायर जो है वो सेलर को रिस्पांसिबल नहीं ठहरा सकता, बट इन 7 केसेस के अंदर बायर के पास में राइट है कि वो सेलर को रिस्पांसिबल ठहरा सकता है। अब आएगा अनपेड सेलर और उसके राइट के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अनपेड सेलर क्या है वो समझो। अनपेड सेलर का मतलब वो है एक ऐसा सेलर, एक ऐसा पर्सन जिसने कोई गुड्स जो है वो क्या कर दिया, सेल कर दिया, लेकिन उसको जो है बदले में पेमेंट नहीं मिली है, चाहे 1 रुपया भी ना मिला हो, तो भी उसको जो है वो क्या बोलेंगे, अनपेड। अनपेड सेलर जो है वो क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्राइज ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इफ सेलर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर गुड्स, अगर सेलर की ऑब्लिगेशन है कि वो गुड्स को डिलीवर करेगा, तो बायर की भी ऑब्लिगेशन है कि वो क्या करेगा, उसके बदले में पेमेंट करेगा। इन केस बायर फेल, अगर कभी बायर जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया, या वो मना कर दे, रिफ्यूज कर दे, भैया मैं तो पेमेंट नहीं करूंगा, तो सेलर जो होगा ना वो बेचारा, वो उस बेचारे सेलर को क्या बोलेंगे, अनपेड सेलर, और उसको जो है वो कुछ क्या दिए गए, राइट दिए गए। अब इसके बारे में कुछ खास बात देखिए, इवन व्हेन स्मॉल पोर्शन, अगर थोड़ा बहुत प्राइस भी जो है वो क्या अनपेड है, तो भी आपको क्या बोलेंगे, अनपेड सेलर। आपके सारे राइट जो है वो क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे, और आप उनको जो है वो यूज कर सकते हो। अगर गुड्स जो है उसको उधार में बेचा गया, तो जितने दिनों के लिए उधार दिया गया था, मान लो 2 महीने के लिए उधार दिया गया, तो 2 महीने तक आपको पैसा तो नहीं मिला, तो 2 महीने तक आप अनपेड सेलर नहीं हो, लेकिन जिस दिन ये क्रेडिट का पीरियड आपका एक्सपायर हो गया, देन उसके बाद आप अनपेड सेलर हो जाओगे। आगे, अगर बायर हैज पेड प्राइस, अगर बायर ने जो है वो क्या प्राइस पे कर दिया, लेकिन अदर एक्सपेंस, गुड्स के लिए तो पेमेंट कर दिया, लेकिन अदर एक्सपेंस जैसे ट्रैवलिंग टूलिंग का खर्चा जो है पे नहीं किया, तो वहां पे आपको अनपेड सेलर नहीं बोलेंगे। या फिर अगर जो है फुल प्राइस को क्या कर दिया, टेंडर कर दिया बाय बायर, बट सेलर ने उसको लेने से मना कर दिया, तो सेलर यहां पे अनपेड सेलर नहीं होगा। तो अगर आप अनपेड सेलर हैं, आप जेन्युइन अनपेड सेलर हैं, इसका मतलब क्या, आपने गुड्स तो बेचारों ने आपने क्या कर दिया, बेच दिया, लेकिन आपको जो है पैसा नहीं मिला, तो उस केस में जो है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट ने जो है वो आपको क्या दिया, कुछ राइट दिए हैं। राइट दोनों के लिए है, गुड्स के प्रति आपके राइट अलग रहेंगे, और जो बायर है उसके प्रति आपके राइट जो है वो क्या रहेंगे, अलग। तो राइट जो है अनपेड सेलर का वो क्या, अगेंस्ट द गुड्स, गुड्स से अगेंस्ट जो है वो 2 केस बनेंगे, और अगेंस्ट बायर एक ये बनेगा। तो बायर के अगेंस्ट आप जो है आपके पास क्या राइट है, तो बायर के ऊपर आप केस कर सकते हो, किसके लिए, बायर के ऊपर आप जो है वो क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो प्राइस के लिए। आप उसको बोल सकते हो भैया मैंने तुझे गुड्स दिया था, मुझे उसका प्राइस पे करे, या आप डैमेजेस की भी उससे डिमांड कर सकते हो। और अगर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था, अगर उसमें इंटरेस्ट के बारे में भी था, जिक्र था, तो आप जितने दिन उसने लेट किया, उतने दिन का आप उसे इंटरेस्ट जो है वो भी वसूल सकते हो। तो राइट क्या है, अनपेड सेलर के अगेंस्ट द बायर, बायर के अगेंस्ट जो है वो 3 राइट आपके पास में, याद करके जाना। एक तो क्या, आपके पास राइट है कि आप सू कर सकते हो प्राइस के लिए, कीमत आप जैसे अगर मान लो आपने जो है मुझे ये दे दिया, मान लीजिए एग्जांपल आपने मुझे फोन जो है वो दे दिया, तो अगर इस कल को अगर मैं इसके लिए आपको पेमेंट ना करूं, तो आपके पास क्या राइट है, आपके पास राइट है कि आप इसके लिए जो है मुझे मेरे ऊपर केस कर सकते हो कि भैया ये जो फोन था 1,20,000 का, चलो मुझे 1,20,000 का पेमेंट करो। या दूसरा जो है आप सू कर सकते हो डैमेजेस के लिए, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर आपको कोई नुकसान हो गया, डैमेजेस की डिमांड कर सकते हो। एंड थर्ड वन इज सू फॉर द इंटरेस्ट, अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटरेस्ट का प्रोविजन था, तो आप मुझसे इंटरेस्ट की भी डिमांड कर सकते हो। दूसरा, अगर राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, गुड्स के रिगार्डिंग अब क्या क्या राइट्स है आपके पास में, तो पहला, अगर सेल हो गया तो राइट कुछ और है, और एग्रीमेंट टू सेल था तो राइट कुछ और है। आपको मैंने बोला था सेल के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, सेलर से सामान बायर पे पहुंच चुका है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंदर जो है वो क्या हुआ है, एग्रीमेंट टू सेल के अंदर जो है सामान किसके पास है, अभी सेलर के पास ही है, वो बायर के पास नहीं पहुंचा। तो अगर इन केस ऑफ सेल के पास, सेल के मामले में आपके पास क्या राइट है, सबसे पहला राइट ऑफ लीन, आपके पास में राइट है कि आप जो है वो क्या कर सकते हो, अगर गुड्स अभी आपका ट्रांजिट के अंदर है, तो आप उसको लीन, राइट ऑफ लीन भी आप यूज कर सकते हो। मतलब
सामान जो है वो तो बेच दिया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया था, लेकिन गुड्स आपके पास में मान लो अवेलेबल था, तो उस केस में आप क्या उसके ऊपर राइट ऑफ लीन जो है वो क्या एग्जीक्यूट कर सकते हो। फिर अगर गुड्स आपके पास अभी नहीं है, फिजिकल पोजेशन आपके पास नहीं है, आपने भेज दिया, ट्रांसपोर्ट के अंदर है, तो आप उस गुड्स को रास्ते में रोक भी सकते हो, उसको बोलते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। और उसके बाद में वो गुड्स के ऊपर अपनी पोजेशन लेके आप उसको कल को मार्केट के अंदर सेल भी कर सकते हो, तो आपके पास राइट ऑफ रीसेल। वही अगर मैं बात करूंगा किसका, अगर एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, सेल नहीं हुआ था, तो इसका मतलब फिजिकल पोजेशन भी गुड्स के आपके पास है, तो उसके ऊपर क्या क्या राइट है आपके पास में। पहला विद होल्डिंग डिलीवरी, डिलीवरी को होने से आप उसको रोक दोगे। दूसरा लीन, उसके ऊपर आप जो है वो क्रिएट कर सकते हो। लीन क्रिएट होने के बाद में जो है अगर मान लो वो निकल गया, तो आप स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट का जो राइट है वो भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, और फिर उस गुड्स को आगे किसी थर्ड पार्टी को भी सेल कर सकते हो। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो आएगा अनपेड सेलर क्या है, मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे इसके राइट्स का। अब देखो एक बार राइट की अगर हम बात करते हैं, अच्छा एक ये बात देखना, इफ नो क्रेडिट पीरियड इज प्रोवाइडेड, अगर मान लो मैंने आपको जो है वो क्या किया, सामान उधार पे दिया था, और कोई उधार का पीरियड मैंने उधार पे मतलब आपको मैंने कोई सामान जो है बेच दिया, लेकिन क्रेडिट पे नहीं बेचा था, तो उस केस के अंदर अगर एक दिन भी लेट हो गया ना, तो फिर क्या हो जाएगा, तो उस केस में मैं अनपेड सेलर हो जाऊंगा, और मेरे पास आपके खिलाफ और गुड्स के खिलाफ जो है वो क्या आ जाएंगे, राइट्स आ जाएंगे। तो देखो इफ नो क्रेडिट पीरियड इज प्रोवाइडेड, अगर कोई भी उधार जो है वो नहीं दिया गया, एंड पेमेंट इज नॉट मेड, और अगर आपने पेमेंट नहीं किया, देन सेलर इज कॉल्ड अनपेड सेलर, क्योंकि पेमेंट डिलीवरी जो है वो क्या होती है, कंकरेंट होती है। ओके। दूसरा, अगर मान लो आपने जो है मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया था, और कल को बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो उस केस के अंदर क्या होगा, मैं अनपेड सेलर हो जाऊंगा, और मेरे पास में सारे राइट आ जाएंगे। तो अनपेड सेलर के अब राइट की हम बात करते हैं। यहां पे सबसे पहला जो राइट है वो क्या है, लीन का। राइट ऑफ लीन क्या होता है, तो राइट ऑफ लीन इज द राइट है टू रिटेन। राइट ऑफ लीन के अंदर आपके पास राइट होता है कि आप जो है पोजेशन को क्या कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो, अपने पास ही रख सकते हो, और गुड्स को देने से मना कर सकते हो। तो फिजिकली पोजेशन जो है वो अपने पास क्या करना, होल्ड करना। देखो वैसे लीन का मतलब होता है दूसरे की प्रॉपर्टी को अपने पास में रख लेना। कब तक रखोगे, जब तक कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरी नहीं हो जाती है। तो यहां पे लिखा हुआ है राइट ऑफ लीन इज द राइट। राइट ऑफ लीन एक राइट है जिसमें आपके पास में राइट है क्या करने का, रिटेन करने का, क्या लॉफुल कानूनी हिसाब से आप पोजेशन जो है दूसरे पर्सन की पीस ऑफ प्रॉपर्टी को अपने पास में क्या कर सकते हो, पोजेस कर सकते हो, अंटिल जब तक ओनर फुलफिल ए लीगल ड्यूटी, जब तक ओनर जो है वो लीगल ड्यूटी को फुलफिल ना कर दे टू द पर्सन होल्डिंग द प्रॉपर्टी सच एज पेमेंट द लॉफुल चार्जेस फॉर द वर्क डन ऑन द प्रॉपर्टी। ठीक है जी। तो आपके पास राइट है कि आप राइट ऑफ लीन को जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसके बाद में दूसरा जो राइट है, अच्छा पहला राइट तो राइट ऑफ लीन हो गया। इसके बारे में कुछ खास बात, राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सेस ओनली व्हेन सेलर हैज पोजेशन ऑफ द गुड्स। बिल्कुल सही बात है सर, अगर राइट ऑफ लीन तभी मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूं जब मेरे पास पोजेशन है। अगर गुड्स मेरे पास फिजिकली है ही नहीं तो मैं राइट ऑफ लीन को कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इट कैन बी इन द केस ऑफ सेल और एग्रीमेंट टू सेल। आगे, इफ सेलर हैज एक्सप्रेसली एक्सक्लूड, अगर सेलर ने खुद ने राइट ऑफ लीन को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, तो वो कभी भी राइट ऑफ लीन को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। इफ गुड्स आर इन पोजेशन विद द, अगर गुड्स पोजेशन किसकी पोजीशन में, बायर की, तो सेलर के पास में जो है वो कोई भी राइट नहीं है किसके रिगार्डिंग, गुड्स के रिगार्डिंग, लेकिन वो पर्सन के ऊपर केस करके जो है वो पैसे की डिमांड कर सकता है। वेदर बायर इज सोल्वेंट और इंसोल्वेंट स्टिल ही कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन इफ सेलर इज अनपेड सेलर। ठीक है जी। तो सबसे पहला तो ये हो गया, पहला जो राइट है अपने पास में गुड्स के रिगार्डिंग वो क्या है, राइट ऑफ लीन है। तो मैं क्या कर सकता हूं, फिजिकली जो है वो गुड्स को अपने पास ही जो है वो क्या कर सकता हूं, पोजेस कर सकता हूं, जब तक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन मेरे अकॉर्डिंग जो है वो पूरी नहीं हो जाती है। दूसरा जो राइट हमारे पास में जो निकल के आता है वो है कौन सा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अगर गुड्स जो है वो आपके यहां से निकल गई है लेकिन बायर तक पहुंचे नहीं है, तो आपके पास में राइट है कि आप उन गुड्स को जो है रास्ते में रोक सकते हो। सेलर कैन रीगेन, सेलर अगर चाहे तो वो रीगेन कर सकते हैं द गुड्स इफ गुड्स आर ऑलरेडी डिस्पैच टू द बायर। तो गुड्स अगर डिस्पैच करवा दी गई थी बायर को लेकिन अभी उसके पास पहुंचे नहीं है, तो आपके पास में राइट है कि आप उसको रास्ते में भी रुकवा सकते हो। अब ना यहां पे कुछ क्वेश्चन आता है, देखो दिस राइट ओनली अवेलेबल, ये जो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है ये राइट आपके पास अवेलेबल सिर्फ तभी होगा जब गुड्स आर नीदर इन पोजेशन ऑफ द सेलर, ना तो गुड्स आपकी पोजेशन में ना गुड्स बायर की पोजेशन में। तो गुड्स कहां पे, गुड्स रास्ते में है, बोले तो जो कैरिज वाला पर्सन है ना उसके पास में अवेलेबल है। तो बोलते हैं द राइट ओनली अवेलेबल व्हेन द गुड्स आर नीदर इन पोजेशन ऑफ द सेलर नॉर विद द बायर बट आर इन द पोजेशन ऑफ द मिडलमैन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर। ओके, अब यहां पे कुछ खास बात है। मीनिंग ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब क्या हो गया, द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मींस द राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स व्हाइल दे आर इन ट्रांजिट। तो जब वो रास्ते में है तो उनको वहां पे रोक देना। टू रीगेन, क्यों रोका, तो क्या, क्योंकि मैं उसकी पोजेशन को दोबारा रीगेन करना चाहता हूं, टू रीगेन द पोजेशन एंड टू रिटेन देम, और तब तक मैं उसको अपने पास रखूंगा जब तक बायर जो है मुझे उसका पूरा प्राइस पे नहीं कर देता। ठीक है, अब कुछ केसेस हैं जहां पे आप राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, जहां पे राइट ऑफ स्टॉपेज जो है वो क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। पहला, अगर, अच्छा उससे पहले एक बात, ये जो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है इसको आप एग्जीक्यूट तब कर सकते हो जो ये कुछ कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो। पहला कंडीशन क्या, सेलर अनपेड होना चाहिए, यस। अच्छा, पोजेशन ऑफ गुड्स जो है
सेलर के पास पोजीशन नहीं है और बायर के पास भी अभी पोजीशन नहीं ली है। आगे गुड्स कहां पे ट्रांजिट में, बायर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। एंड राइट टू सेल इज द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, राइट जो है वो क्या एक्ट ने उसको प्रोवाइड किया हुआ है। आगे ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट का मतलब क्या है, कब मानेंगे कि गुड्स आपका जो ट्रांजिट में, तो जब वो ना तो बायर पे पहुंचा है, ना तो बायर ने उसका डिलीवरी लिया और ना ही सेलर के पास में पड़ा, अभी वो कहां पे है, रास्ते में है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, ट्रांजिट। बोलता था गुड्स आर डीम्ड टू बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट व्हेन from the time when they are delivered to the carrier or other belly for the purpose of transmission to the buyer until the buyer or his agent in his behalf take delivery of them from such carrier or other belly। तो जब तक बायर ने जो है या बायर के एजेंट ने अगर मान लो डिलीवरी नहीं ली है, तब तक गुड्स को हम क्या मानेंगे, गुड्स कहां पे, ट्रांजिट में। और आप राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट जो है उस राइट को अपने एग्जीक्यूट एक्सरसाइज कर सकते हो। कब मानेंगे कि ट्रांजिट आपका एंड हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। पहला, व्हेन द बायर, अगर बायर क्या ले ले, डिलीवरी ले ले, तो मान लेंगे कि ट्रांजिट क्या हो गया, एंड हो गया, और फिर ये राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाले जो मेरा राइट है उसको मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता। दूसरा, बायर ऑब्टेन कर ले डिलीवरी बिफोर द अराइवल ऑफ द गुड्स, डेस्टिनेशन से पहले अगर बायर डिलीवरी ले ले तो भी ये मेरा राइट खत्म हो जाएगा। अगर कैरियर जो है वो क्या कर दे, फोन कर दे किसको, बायर को, कि भैया तुम्हारा सामान आ गया, तो भी ये राइट जो मेरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूज, अगर ट्रक वाला ही मना कर दे, भाई मैं तो गुड्स नहीं देता, तो भी ये राइट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर हायर्ड बाय द बायर, अगर गुड्स आपने दिए ऐसे कैरियर को जिसको हायर किसने, बट ट्रक वाले जो है, ट्रक वाले को हायर बायर नहीं किया था, तो भी ये राइट आपका एक्सरसाइज नहीं होगा। या फिर पार्ट डिलीवरी जो है वो गुड्स की क्या कर दी गई है, तो भी ये राइट जो वो आपका एक्सरसाइज नहीं होगा। एंड वेदर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द शिप चार्टर्ड बाय द बायर, तो ट्रांजिट जो है वो क्या हो जाएगा, एंड। तो इसका मतलब अगर ट्रक वाला जो है या शिप वाला जो है वो किसने करा है, बायर ने करा है, तो मतलब बट नेचुरल बात है कि वो बायर की सुनेगा, सेलर की थोड़ी सुनेगा, तो वहां पे हम अपने राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट जो है इसको हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आता है, वेयर द नोटिस ऑफ स्टॉपेज ट्रांजिट इज गिवन बाय द सेलर टू द कैरियर और द अदर बेली इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स ही शैल रीडिलीवर। तो अगर मान लो सेलर ने, अभी गुड्स ट्रांजिट में था और सेलर जो है वो क्या कर दे, अगर सेलर जो है वो नोटिस सेंड कर देता है किसको, गुड्स कैरियर वाले को, कि भैया रोक दो उसको, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह कि सेलर क्या चाह रहा है कि उस गुड्स को डिलीवर करने से रोक दिया जाए, और सेलर क्योंकि उसके ऊपर अपनी दोबारा पोजीशन जो वो गेन करना चाहता है। तो क्या बोलते हैं, वेयर द नोटिस ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज गिवन बाय द सेलर टू द कैरियर, अगर सेलर ने कोई नोटिस दे दिया किसको, कैरियर को, सामान भेजने वाले को, या अदर बेली इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स ही शैल रीडिलीवर, तो उसकी फिर कैरियर वाला, ट्रक वाला क्या करेगा, वो गुड्स वापस रीडिलीवर करेगा किसको, वो रीडिलीवर करेगा सेलर को। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द सेलर, और इसका जो खर्चा होगा डिलीवरी का, ये भी एक बार किसको पे करना पड़ेगा, सेलर को। वो पता लगेगी वो बाद में बायर से जो है रिइंबर्स करवा लेगा, लेकिन एक बार खर्चा कौन पे करेगा, सेलर करेगा। ठीक है, अब आपने गुड्स को रास्ते में रोक दिया, उसके बाद अब आप क्या करोगे, इसको आपके पास में राइट है कि आप इसको दोबारा आगे फ्यूचर में रीसेल किसी थर्ड पार्टी को कर सकते हो। तो बोलता है, राइट ऑफ रीसेल इज ए वेरी वेरी वैल्यूएबल राइट गिवन टू द अनपेड सेलर इन द, अगर ये राइट नहीं है तो फिर बाकी सब राइट है कोई फायदा नहीं, क्योंकि रीगेन भी कर लिया, बेच तो नहीं सकता, पड़ा पड़ा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आखिरी में एक राइट और दिया जिसको बोलता है राइट ऑफ रीसेल। रीसेल का राइट ये बोलता है कि आपने जिस गुड्स को लीन कर लिया था या जिस गुड्स को आपने ट्रांजिट में रुकवा दिया था उसको रीगेन कर लिया, अब आपके पास राइट है कि इसको आप थर्ड पार्टी को सेल भी कर सकते हो। अब राइट ऑफ सेल की रिगार्डिंग कुछ खास बात ही क्या, क्वेश्चन ये आता है कि गुड्स कैसी है, ड्यूरेबल है या पेरिशेबल है। पहले पेरिशेबल की बात करते हैं। अगर गुड्स ऐसी है जो पेरिशेबल इन नेचर की है, तो आपको बायर को फोन करने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा मार्केट में क्या करना, उसको सेल कर देना। तो क्या बोलता है, अगर गुड्स पेरिशेबल है तो नोटिस देना जो है वो बायर को नोटिस देना जो है वो जरूरी नहीं है। अब आप मार्केट में सीधा बेचना, अगर बेचने पर प्रॉफिट हुआ तो वो सेलर का होगा, और अगर नुकसान हो गया तो हम बायर से क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। लेकिन अगर गुड्स ऐसी है जो ड्यूरेबल नेचर की है, जो जल्दी से खराब नहीं होगी, तो उस केस के अंदर जो है दो केस बनेंगे, या तो आप नोटिस सर्व करोगे, नोटिस नहीं दिया। अगर आपने नोटिस दिया, आपने नोटिस दिया बायर को कि भाई ये गुड्स मैं क्या कर रहा हूं, बेच रहा हूं मार्केट में, और बायर ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, तो नोटिस देने पर नोटिस दे दिया, अब गुड्स को बेचने पर अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट किसका होगा, सेलर का, और अगर लॉस हुआ तो चार्ज करेंगे किससे, बायर से। लेकिन अगर मान लो आपने नोटिस सेंड, ड्यूरेबल गुड्स थी लेकिन नोटिस सेंड नहीं किया, नोटिस नहीं भेजा, तो बायर वहां पे ये बोल देगा भाई एक बार नोटिस तो भेज देता, तो मैं क्या करता, तेरे को पेमेंट कर देता। तो नोटिस के अगर नोटिस नहीं सेंड किया और आपने गुड्स को बेच दिया, तो बेचने पर अगर प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट देना पड़ेगा किसको, बायर को, और अगर लॉस होगा तो वो कौन उठाएगा, सेलर उठाएगा। तो ये है आपका राइट ऑफ रीसेल। समझ में आया जी सर? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। बायर के खिलाफ आपके पास क्या क्या राइट है,
सबसे पहला आपके 3 राइट है। केस कर सकते हो किसके लिए? प्राइस के लिए। आप बोल सकते हो कोर्ट में जाके कि भैया हमने इसको सामान बेचा था, इसको बोलो कि हमको क्या करे, पेमेंट करे। वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैव बीन पास टू द बायर एंड द बायर रोंगफुली नेग्लेक्ट, और बायर जो रोंगफुली क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं, मना करते हैं कि मैं तो पेमेंट नहीं करूंगा, या रिफ्यूज करते पेमेंट करने के लिए, तो फिर क्या होगा? सेलर में सू हिम फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक है। दूसरा, सू फॉर द डैमेज फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस। अगर आपने जो है वो बायर को सामान बेचा और बायर ने जो है वो क्या कर दिया? उसको लेने से, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से आपको कोई लॉस हो गया, तो आप डैमेजेस की भी जो है वो डिमांड कर सकते हो। एंड रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट। अगर बायर ने जो है वो क्या कर दिया? वेयर द बायर रेपुटेट, अगर रिजेक्ट कर देता है कॉन्ट्रैक्ट को बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, तो सेलर उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या मानेगा? रद्द मानेगा, एंड सू करेगा किसके लिए? डैमेजेस के लिए, या सू फॉर द इंटरेस्ट। अगर स्पेसिफिक एग्रीमेंट है जिसके अंदर इंटरेस्ट का भी प्रावधान डाला गया था, तो आप इंटरेस्ट की भी डिमांड उससे कर सकते हो। ठीक है। अब रेमेडी ऑफ बायर के पास क्या रेमेडी? अगेंस्ट द सेलर। अगर मान लो अब वो तो सेलर का केस हो गया, अगर बायर कभी जो है वो, अगर सेलर कभी जो है वो क्या करते हैं? कंडीशन को ब्रीच करते हैं, तो बायर के पास क्या क्या राइट है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर where he failed to deliver the goods at the time or manner prescribed, breach of contract by the seller where he repudiate करता है कॉन्ट्रैक्ट को, या breach of contract by the seller where he deliver non conforming goods and the reject करता है, revoke the acceptance, तो उस केस के अंदर जो है ये माना जाएगा कि सेलर ने जो है वो क्या किया? ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट का, तो वहां पे जो है वो क्या होगा? बायर के पास में राइट है। क्या क्या राइट है? सबसे पहला, बायर जो है नॉन डिलीवरी, अगर गुड्स सेलर ने डिलीवरी नहीं किया, तो बायर जो है, बायर को अगर उस नॉन डिलीवरी की वजह से कोई डैमेज हुआ तो उसकी डिमांड कर सकते हैं। दूसरा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी बोल सकते हैं, बायर जो बोल सकता है कि ये काम है आपको करके देना पड़ेगा, या ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए भी जो है वो केस कर सकते हैं। आगे केस कर सकते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच के लिए, और सू कर सकते हैं किसके लिए? इंटरेस्ट के लिए। तो ये सब राइट जो किसके पास अवेलेबल है? बायर के पास अवेलेबल है। अगर सेलर कुछ नेग्लिजेंसी करता है, तो बायर के पास भी जो है वो क्या है? राइट है। आगे फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर जो है हमने क्या पढ़ा था? एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट जहां पे सेलर जो है वो ट्रांसफर करता है या एग्री होता है ट्रांसफर करने के लिए प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस। अब यहां पे एसेंशियल जो एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के, वो क्या? सबसे पहला बायर होगा, सेलर होगा, किसमें होगा कॉन्ट्रैक्ट? गुड्स में होगा, और उसमें क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और किसके बदले में? कुछ कंसेशन होगा, बोले तो प्राइस होगा। आगे अच्छा, गुड्स की डेफिनेशन पढ़ जाना। गुड्स को डिफाइन किया गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, और क्या बोला गया? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। और इसके अंदर और क्या मतलब? एक्शनेबल क्लेम और मनी को छोड़ के सारी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी आएगा। और इसके अंदर और क्या आएगा? आएगा इसमें स्टॉक एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड व्हिच आर एग्री टू बी सीवियर बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और ये बात ध्यान रखना, जो आपके आईपीआर है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट, गुडविल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब भी जो है वो किस कैटेगरी में आता है? गुड्स में। तो गुड्स में क्या आएगा? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। पहली बात, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट द पार्ट ऑफ द गुड्स। ओके, तो गुड्स में आएगा एवरी पार्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, लेकिन गुड्स में ये दो चीज नहीं आएंगी। क्या क्या? एक तो मनी नहीं आएगा, और एक क्या? एक्शनेबल क्लेम नहीं आएगा। बाकी स्टॉक भी आएगा, ग्रोइंग क्रॉप्स भी आएगा, ग्रास भी आएगा, थिंग्स जो लैंड के साथ अटैच है वो भी आएगा, और ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, ये सब इसके अंदर आएगा। ओके, कंसिडरेशन जनरली किसके अंदर होगा? मनी में, लेकिन आप पार्टली ऑन मनी, पार्टली इन कैश भी कर सकते हो। ठीक है जी। अब वेयर गुड्स आर ऑफर्ड इन रिटर्न टू गुड्स, अगर मैंने आपको गुड्स दिया और आपने बदले में मुझे गुड्स दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है, ये क्या हो जाएगा? बेसिकली बार्टर हो जाएगा। वेयर देयर इज नो कंसीडरेशन, और अगर कभी मान लो मैंने आपको गुड्स दिया और बदले में कोई कंसीडरेशन चार्ज नहीं किया, ना ही हमने कोई जिक्र किया था, तो उसको गिफ्ट माना जाएगा, और ये जो है वो सेल नहीं माना जाएगा। आगे अब टाइप ऑफ गुड्स के अंदर हमने पढ़ा था सबसे पहले कौन सा? एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब क्या हो गया? वो गुड्स जिस टाइम एग्रीमेंट के टाइम पे जो गुड्स आपके पास में क्या प्रेजेंट है। द गुड्स, ध्यान देना, दे आर द गुड्स ओन एंड पोजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये तीन तरह की होती है। सबसे पहला अनएसर्टेन, दूसरा एसर्टेन, और तीसरा कौन सा? स्पेसिफिक। अनएसर्टेन गुड्स कौन सी होती है? गुड्स नॉट आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दे आर नॉट डेफिनेट एंड स्पेसिफिक, दे आर डिफाइंड बाय द डिस्क्रिप्शन। जिसको उन्हें डिस्क्राइब करके आपने जो है वो क्या किया? डिफाइन किया, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? अनएसर्टेन गुड्स। एसर्टेन कौन सी है? ये वो गुड्स होती है which become ascertained subsequent to entry into the formation of the contract of sale। और स्पेसिफिक कौन सी होती है? आइडेंटिफाइड, जो गुड्स आइडेंटिफाइड है एंड एग्री भी, उसके ऊपर हमने एग्रीमेंट भी कर लिया है अपॉन एट द टाइम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्पेसिफाइड गुड्स। एक होती है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स कौन सी होती है? जो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट जो है वो आपके पास में प्रेजेंट नहीं है। फ्यूचर गुड्स मींस गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर, जिसको हम क्या करेंगे? मैन्युफैक्चर करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे, एक्वायर करेंगे बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाएगा उसके बाद सेलर इन गुड्स को क्या करेगा? मैन्युफैक्चर करके बनाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? फ्यूचर गुड्स। ठीक है, तो द सेलर डज नॉट पोजेस
own these kind of goods at the time of making the contract of sale. The contract will operate only as an agreement to sale, क्योंकि गुड्स अभी आपके पास में अवेलेबल नहीं है। एक होते हैं कंटीजेंट गुड्स। कंटीजेंट गुड्स जो कौन सी होती है? These are the type of goods, the acquisition of the same डिपेंड करती है हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ द सर्टेन इवेंट। किसी इवेंट के हैपन होने पर या हैपन ना होने पर जो गुड्स आपको जिनकी एक्विजिशन जो है डिपेंड करेगी, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कंटीजेंट गुड्स। क्या बोलेंगे? कंटीजेंट गुड्स। इसके बाद में फिर आपको डिफरेंस है, ये आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में थोड़ा देख लेना। सेल का मतलब क्या है? जहां पे वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी सेलर से किसको? बायर को, उसको तो बोलते हैं सेल। और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या होगा? वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टेक प्लेस एट फ्यूचर टाइम पे और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एग्रीमेंट टू सेल। इसके बाद में आएगा जी आपका ट्रांसफर रिस्क। तो बायर जो है सेल के केस में बायर जो है, और रिस्क किसका होगा? बायर, क्योंकि बायर क्या? ओनर है। और एग्रीमेंट टू सेल में जो है बायर को जो ओनर होगा वो कौन होगा? वो सेलर होगा। तो रिस्क किसका रहेगा? सेलर करेगा। राइट क्रिएटेड, तो कौन सा राइट होगा? क्रिएटेड राइट इन रैम, और यहां पे क्या? पर्सोनम हो गया। फिर टाइप ऑफ गुड्स, ये स्पेसिफाइड गुड्स और एसेट इन दोनों के केस में होता है, और ये फ्यूचर और कंटीजेंट के केस में होगा। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा? एग्जीक्यूटेड है, और जो आपका एग्रीमेंट टू सेल है वो एग्जीक्यूटरी है। फिर है जी आपका राइट टू रीसेल। तो बोलता है यहां पे बायर के पास में जो है वो रीसेल करने का राइट है, क्योंकि सेलर ने गुड्स किसको कर दिया? इंपार्ट कर दिया है। किसको? बायर को। तो बायर आगे बेच सकता है, लेकिन सेलर के पास तो गुड्स ही नहीं, तो वो नहीं बेच सकता। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंदर गुड्स किसके पास पड़ी है? सेलर। तो सेलर जो है वो उसको रीसेल कर सकता है। और बायर की क्या राइट है? तो बोलता है बायर कैन सू कर सकता है। किसके लिए? फॉर सेल के केस में बायर के ऊपर केस किया, बायर कैन सू कर सकता है फॉर नॉन डिलीवरी। वो केस कर सकता है सेलर को कि भैया तुमने गुड्स डिलीवर नहीं किया, तो केस कर सकता है कि आपने नॉन डिलीवरी के लिए। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंदर जो है क्या होगा? एग्री पार्टी केस कर सकते हैं ओनली किसके लिए? डैमेजेस के लिए। ठीक है, एंड नोट फॉर द प्राइस, क्योंकि अभी बायर ने जो है वो पेमेंट गुड्स के लिए किया ही नहीं है। तो ये है आपका पहला लो, जिसको बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट। चलो जी, अब हम करेंगे हमारा अगले लो को, जिसका नाम जो है वो है एलएलपी। चलो जी, आगे हम एलएलपी के ऊपर। एलएलपी जो है वो क्या है? एक मिनट रुकना। लो जी, एलएलपी इज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पहले अपना जो कन्वेंशनल पार्टनरशिप चलता था, जिसको बोलते थे पार्टनरशिप, जिसको गवर्न करता था पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके बाद में वहां पे क्या था कि जो हमारे पार्टनर थे उनकी जो लायबिलिटी है वो क्या थी? अनलिमिटेड थी। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, और बहुत लोग जो है वो अब एलएलपी बनाने से मतलब पार्टनरशिप फर्म बनाने से कतराते थे। तो बाद में जो है वो 2008 के अंदर एक नया सिस्टम जो है वो इमर्ज हुआ, जिसको बोलते हैं एलएलपी। एलएलपी जो है वो क्या है? वो एक फीचर है जिसके अंदर आपको पार्टनरशिप के भी कुछ फीचर देखने को मिलेंगे, और साथ में जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनके भी फीचर आपको को मिलेंगे। तो ये उन दोनों का जो है क्या बनाया गया? कॉम्बिनेशन बनाया गया। तो एलएलपी जो है फुल फॉर्म जो है वो क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। फोर्स में कब आया? 31 मार्च 2009 से जो है ये आपके फोर्स में आ गया था। ठीक है जी, इसके अंदर टोटल मिला 81 सेक्शन है, 14 इसमें चैप्टर्स हैं, और 4 इसमें क्या है? शेड्यूल है। 4 शेड्यूल में सबसे पहला शेड्यूल जो है उसमें तो दिया गया म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। सेकंड शेड्यूल में दिया गया अगर हम कन्वर्ट करते हैं फर्म का, मतलब पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करते हैं एलएलपी में, तो उसके प्रोविजन दिए गए हैं सेकंड शेड्यूल में। अगर हम प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करते हैं एलएलपी में, उसके प्रोविजन दिए गए हैं सेकंड शेड्यूल में। और अगर हम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट करते हैं एलएलपी में, तो उसके प्रोविजन दिए गए हैं आपके फोर्थ शेड्यूल में। ठीक है जी, अब मिनिस्ट्री ऑफ एमसीए जो है और आरओसी जो है उसको राइट दिया गया है कि वो इस एलएलपी एक्ट को क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर है तो वो जो है एलएलपी के रिगार्डिंग कोई भी लॉस जो है वो बना सकती है। अब एलएलपी जो है वो क्या होगी? एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। इसके ऊपर जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एलएलपी के ऊपर एलएलपी एक्ट 2008 एप्लीकेबल होता है। एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो कंपनी एक्ट 2013 के कुछ प्रोविजन जो है एलएलपी के ऊपर भी जो है अप्लाई करवा सकती है। एलिजिबिलिटी ऑफ द पार्टनर, कौन पर्सन होगा जो एलएलपी में पार्टनर हो सकता है? तो बोलते हैं एनी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट में बी पार्टनर इन द एलएलपी। एनी इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग पार्टनर ऑफ द एलएलपी इफ, अगर वो अनसाउंड माइंड का है या अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है या एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट है, तो ये जो है एलएलपी का पार्टनर नहीं हो सकता है। हर एलएलपी में कम से कम जो है वो 2 क्या होंगे? पार्टनर होंगे। फॉरेन पार्टनर जो है वो एलएलपी क्रिएट कर सकते हैं। आगे एलएलपी के साइलेंट फीचर, पहली बात एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है। यस, ये हाइब्रिड है किसका? मतलब ये मिक्स मॉडल है किसका? कॉर्पोरेट प्राइवेट कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म का। इसमें परपेचुअल सक्सेशन होती है। यस, मतलब ये है कि मेंबर्स के आने जाने का जो है एलएलपी के ऊपर जो है इंपैक्ट नहीं पड़ता। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मेंबर और एलएलपी दोनों जो है वो क्या अलग अलग है। मैक्सिमम मिनिमम नंबर पार्टनर तो रखे कम से कम 2 होंगे, और मैक्सिमम जो कितने भी हो सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट जो है वो कोई भी नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी है। ऑल पार्टनर विल बी द एजेंट ऑफ द एलएलपी अलोन। आपस में वो एक दूसरे के जो है वो एजेंट नहीं होंगे। फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है।
है, इसमें कोई भी बोर्ड मीटिंग या लीगल मीटिंग जो है वो जनरल मीटिंग नहीं होती है। यहां इसके ऊपर एलएलपी के ऊपर जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन जो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। फॉर्मेशन कैसे होगा, तो एलएलपी जो है वो फॉर्म किया जाएगा बाय एन इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइडेड द इंडिविजुअल इज ऑफ द साउंड माइंड एंड नीदर द अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नोर एज अप्लाइज टू एडजुकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट। ठीक है जी। एलएलपी एग्रीमेंट, एलएलपी जो है वो गवर्न किया जाएगा बाय एलएलपी एग्रीमेंट, और एलएलपी एग्रीमेंट जो है वो शेड्यूल 1 के अंदर जो है वो बनाया जाएगा। फिर ई फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, जब भी आप एलएलपी को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट का ई फाइलिंग करेंगे। और जब आपकी एलएलपी जो रजिस्टर्ड हो जाएगी तो आपको जो है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो क्या किया जाएगा, मार्क दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं एलएलपीआईएन। एलएलपीआईएन इज द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिटी नंबर। ठीक है। और जो भी आपके इसके अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे उनके पास में जो है वो क्या होना चाहिए, डीपीआई होना चाहिए, जिसको डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एलपी के अंदर ये बोला गया कि एलपी के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो सब संभालेगा कौन, डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो जो पार्टनर्स होंगे उनमें से ही आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 लोगों को जो है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर जो अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है। फिर अगर किसी एंटिटी को कन्वर्ट करते हो एलएलपी में तो उसके लिए जो 3 शेड्यूल दिए गए, शेड्यूल 2, 3, 4। ठीक है जी। कंप्रोमाइज अरेंजमेंट, अगर मान लो कल को अगर एक्ट जो है वो पावर देता है, क्या एक्ट में फैसिलिटी दिया गया कि अगर मान लो कल को आप 2 एलएलपी को मर्ज करो या कंपनी को एलएलपी के अंदर मर्ज करो तो वो भी आप ऐसा कर सकते हो, प्रोवाइडेड के टेबल से आपको क्या लेना पड़ेगा, ऑर्डर लेना पड़ेगा। अब इनकॉर्पोरेशन करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, नेम रिजर्वेशन। कोई भी कंपनी जो एलएलपी बनाएगी तो उसको अपने नाम के साथ में जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की एलएलपी जो है वो क्या करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा। ठीक है जी। लेकिन अगर मान लो आप एलएलपी के लिए सबसे पहले क्या करोगे, अप्लाई करोगे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में आपने जो नाम के लिए अप्लाई किया वो नाम अगर अनडिजायरेबल है या आइडेंटिकल है या रिजेंबल लगता है किसी अदर पार्टनरशिप फर्म के नाम से, एलएलपी के नाम से, बॉडी कॉर्पोरेट के नाम से या रजिस्टर्ड मार्क के नाम से, तो वो उसको जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है। इसके बाद में फिर क्या होगा, आपको नाम मिल गया। ठीक है। नाम आपका 3 महीने के लिए जो रिजर्व है, 3 महीने के बाद अगर अभी भी आपने एलएलपी के डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए तो नाम आपका कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन द नेम, आपको बताना पड़ेगा कौन आपके जो है मेंबर्स है, कौन आपके डेजिग्नेटेड मेंबर्स है, पार्टनर्स है मतलब। तो 2 or more person associate for carrying on the lawful business with a view to profit shall subscribe करेंगे अपना नाम इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आपने बना दिया, अब वो फाइल करना पड़ेगा किसको, रजिस्ट्रार। जो डॉक्यूमेंट आप बनाओगे उसमें क्या क्या कंटेंट होगा, उसमें नाम दिया जाएगा एलएलपी का, बिजनेस क्या क्या करेंगे, प्रपोज बिजनेस होगा, एड्रेस होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द पार्टनर पर्सन, जो पार्टनर है एलएलपी के उनका, और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनका भी नाम दिया जाएगा, और अदर प्रिस्क्राइब कंडीशन जो बोली गई है वो भी आप उसमें डालोगे। फिर उसके बाद जो है रजिस्टर क्या करेगा, आपकी कंपनी को रजिस्टर कर देगा और आपको एक सेपरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो असाइन कर देगा, जिसको बोलते हैं एलएलपीआईएन। तो हर एलएलपी जो रजिस्टर्ड होती है शैल बी असाइन एलएलपीआईएन इन 1 कंसेक्यूटिव सीरीज में। फिर कंप्लायंस, यहां पे जो है जो भी आपका वो होंगे क्या बोलते हैं, जो आप जिन्होंने आपके डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया, आप किसी ना किसी एडवोकेट को, ठीक है, या कंपनी सेक्रेटरी या कोस्ट अकाउंटेंट, ये जो है वो क्या करेगा, यहां पे बताएगा, अब वो एडवोकेसी करेगा कि भैया जो भी कंडीशंस थी वो सारी जो है वो एलएलपी ने जो है वो मान ली गई है, हमने सारी की सारी कंडीशन को कंप्लाई किया है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन हो गया। अब रजिस्ट्रार का जो रोल रहेगा वो क्या रहेगा, जब जो भी रिक्वायरमेंट है इंपोज अंडर सेक्शन 11 वो आपने पूरी कर दिया तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, रिटेन करेगा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लेगा, और जो आपके एलएलपी है उसको क्या कर देगा, रजिस्टर्ड कर देगा, रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट विद इन 14 डेज, और आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा कि आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई है। उसके बाद रजिस्ट्रार जो है वो एक्सेप्ट करेगा कंप्लायंस स्टेटमेंट, जो आपने बोला था कि हमने सारी कंडीशंस फुलफिल करी है, तो आपके स्टेटमेंट को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये जो सर्टिफिकेट मिल गया इससे क्या फायदा होगा, तो बोलते हैं सर्टिफिकेट इशूड शैल बी साइंड बाय द रजिस्ट्रार एंड ऑथेंटिकेटेड बाय सील, द सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई है। अब है रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर ऑफ द एलएलपी। तो सबसे पहला पर्सन एलिजिबल टू पार्टनर, कौन पर्सन एलिजिबल है पार्टनर बनने के लिए, तो पर्सन जो जिसका नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो कंपनी का कौन, वो फर्म का क्या होगा, पार्टनर होगा। ओके, पार्टनर्स का रिलेशनशिप जो कैसा होगा, तो बोलता है रिलेशनशिप डिपेंड करेगा एलएलपी के एग्रीमेंट पे, तो बोलता है राइट एंड ड्यूटी जो होगा एलएलपी का और उसके पार्टनर का शैल बी गवर्न बाय द एलएलपी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर और बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर। ठीक है, और ये बनाएगा एज पर द फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है जी। इसके बाद एलएलपी एग्रीमेंट और जो पीरियडिकल चेंजेस होगा शैल बी फाइल विद द रजिस्टर अलोंग विद द प्रिस्क्राइब फी। एग्रीमेंट कैसे होना चाहिए, राइटिंग में, और ये एंड बी मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एलएलपी। बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ द पार्टनर इन द एलएलपी, ए पार्टनर में लैंड मनी, पार्टनर अगर चाहे तो वो पैसा उधार दे भी सकता है एलएलपी को, और एलएलपी से पैसा उधार ले भी सकता है, या कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता है, लेकिन लो के दायरे में रह के आपको करना पड़ेगा। एलएलपी के एडवांटेज क्या, सबसे पहला इजी टू फॉर्मेट है, बनाना बहुत इजी है। दूसरा
एलपी एग्रीमेंट जो है वो कैसा कस्टमाइज है, आप उसको चेंज भी कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। तीसरा, इट इज ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट ऑन द बेस ऑफ द एग्रीमेंट। आगे, एज अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो कंपनी में तो मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहां पे ऐसा जरूरी नहीं है। एलपी जो है वो कम कंप्लायंस और कम टैक्स बर्डन को जो है वो फेस करना पड़ता है, और इसमें क्या मिलेगा आपको, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है विदाउट इंपोजिंग डिटेल लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। आगे, लायबिलिटी जो पार्टनर का वो क्या लिमिटेड है टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एलएलपी। डिसोल्यूशन प्रोसीजर आर इजी है व्हेन कंपेयर टू द कंपनी। ठीक है, कंटेंट क्या होगा, जो आपका एलएलपी एग्रीमेंट बनेगा उसमें क्या क्या कंटेंट होगा, ये सब है। आपका एलएलपी का नाम होगा, जो आपके पार्टनर्स है और जो डेजिग्नेट पार्टनर उनका नाम एड्रेस होगा, जो फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन कितना कितना पैसा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया ये होगा, प्रोफेशनल रेशियो क्या है, रेम्युनरेशन पार्टनर्स को देना है नहीं देना, राइट एंड ड्यूटी पार्टनर्स का, प्रपोज बिजनेस हो गया, रूल ऑफ द गवर्निंग एलएलपी, ये सब होगा। अब अगर आपने एक एलएलपी क्रिएट कर लिया, 3 पार्टनर थे जिन्होंने मिलकर एलएलपी क्रिएट कर लिया, अब ए जो है अगर मान लो एलएलपी को छोड़ना चाहता है तो क्या वो छोड़ सकता है? यस। तो ये है एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। तो मैन्युअल एसोसिएशन आपको जो है क्या करना पड़ेगा, पहले पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 30 दिन पहले आपको पब्लिक नोटिस सर्व करना पड़ेगा, उसके बाद आप जो एलएलपी को छोड़ के जा सकते हो। ये एसोसिएशन माना जाएगा कब, अगर मान लो कोई पार्टनर की क्या हो गई, डेथ हो गई या डिसोल्यूशन हो गया एलएलपी का, या अगर वो डिक्लेयर कर दे, अगर मान लो कोर्ट ने उसको जो है वो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया, तो उस केस में भी जो है उसको माना जाएगा कि वो एलएलपी को छोड़ के चला गया है। ऑब्लिगेशन क्या होगा पार्टनर का, भाई 30 दिन पहले आपको जो है वो क्या देनी है, 30 दिन पहले जो है वो आपको नोटिस सर्व करना है। तो जब आप छोड़ के जाएंगे उससे पहले के जो भी आपकी लायबिलिटी है उसके लिए आप जो क्या रहेंगे, लायबल। द सेसेशन ऑफ द पार्टनर फ्रॉम द एलएलपी डज नॉट बाय इटसेल्फ डिस्चार्ज द पार्टनर फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी और अदर पार्टनर और एनी अदर पर्सन व्हिच ही इंकर्ड व्हाइल बीइंग ए पार्टनर। तो जब आप पार्टनर उस टाइम पे जो भी लायबिलिटी है फर्म का, ठीक है, या आपकी जो भी लायबिलिटी थी, आपके रिगार्डिंग जो भी लायबिलिटी थी, वो सारी के लिए आप अभी भी जो है वो लायबल रहेंगे। हाँ, जिस दिन आप छोड़ के चले गए उसके बाद की लायबिलिटी के लिए जो है वो आप उसके लिए लायबल नहीं होंगे। आगे, सेसेशन का इफेक्ट क्या होगा कि आप जो है फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉफिट में हिस्सेदारी जो है वो नहीं मिलेगी, और आपका मैनेजमेंट के अंदर भी कोई राइट अब नहीं रहेगा, क्योंकि अब आप जो है एलएलपी के पार्टनर भी नहीं रहे। ठीक है, आप जब आप छोड़ के जाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, आपको आपकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा, साथ में अगर कोई एक्यूमुलेट प्रॉफिट है उसके अंदर आपकी हिस्सेदारी भी आपको दी जाएगी। ठीक है, फिर है जी आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन पार्टनर। तो ये थोड़ा देख लेना कि अगर मान लो क्या हुआ, चेंज इन, अगर पार्टनर के नाम में चेंज कर रहे हो तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है। पार्टनर इंटीमेट करेगा किसको, एलएलपी को, कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। चेंज इन नेम ऑफ पार्टनर, तो यहां पे अब एलएलपी की भी जो है वो क्या है, एलएलपी रिस्पॉन्सिबल है। एलएलपी उसके जब पार्टनर ने बता दिया एलएलपी को कि भैया मैं नाम चेंज कर रहा हूं, तो एलएलपी आगे बताएगी किसको, रजिस्ट्रार को, कितने दिन में बताएगी, 30 दिन में बताएगी। एंड पर्सन बिकम और सीज टू बी पार्टनर, अब अगर कोई पर्सन जो है पार्टनर नहीं बना तो एलएलपी बताएगी किसको, रजिस्ट्रार को, कितने दिन में बताएगी, 30 दिन में, उसका नाम जो वहां से क्या हो जाएगा, स्टक कर दिया जाएगा। आगे, एक्सटेंडेड लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर। तो पार्टनर जो है वो क्या है, एजेंट है, लेकिन पार्टनर एजेंट है सिर्फ किसका, एलएलपी का। दूसरा, एक्सटेंड टू द लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी, एलएलपी जो है वो लायबल, अगर पार्टनर जानबूझ के विलफुली नेग्लेक्ट करता है अपनी ड्यूटीज को तो उसके लिए एलएलपी लायबल नहीं होगी, वो उसके लिए पार्टनर जो है वो क्या होगा, लायबल होगा। ठीक है, तो अगर कोई पार्टनर कोई ऐसा काम करे जिसको वो काम करने की अथॉरिटी नहीं है, तो उसके लिए, उस काम के लिए जो है एलएलपी लायबल नहीं है, उसके लिए पार्टनर जो है पर्सनली क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा। आगे, एलएलपी के लायबल कब होगी, जब एक पार्टनर जो है, इफ द एलएलपी इज लायबल, इफ ए पार्टनर ऑफ द एलएलपी इज लायबल to any person as a result of wrongful act or omission of his part on the course of the business of the LLP or with his authority, तो वो पर्सन जो है वो पैसा मांगने का किससे, एलएलपी से, उसके लिए एलएलपी जो है वो क्या रहेगा, लायबल रहेगा। ठीक है, सोल लायबिलिटी ऑफ एलएलपी, ये बात ध्यान रखना कि आप जो है पार्टनर को पर्सनली जो लायबल नहीं है, अगर कोई भी काम है जेन्युइन कोई लायबिलिटी है तो उसके लिए सिर्फ एलएलपी को ही आप लायबल ठहरा सकते हो, पार्टनर को पर्सनली जो आप लायबल नहीं ठहरा सकते। एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी वेदर अराइजिंग इन कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज शैल बी सोनली द ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी। आगे, मीट आउट द लायबिलिटी, लायबिलिटी को मीट आउट कौन करेगा, एलएलपी मीट आउट करेगा, एलएलपी की प्रॉपर्टी को सेल आउट करके। एक्सटेंड ऑफ लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर, तो बोलते हैं पर्सनल लायबिलिटी पार्टनर की जो है वो आप कभी भी अटैच नहीं होगा, पार्टनर की लायबिलिटी यहां पे हमेशा क्या रहेगा, लिमिटेड। लेकिन अगर कोई पार्टनर जानबूझ के फ्रॉड में इंडल्ज होता है तो उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। दूसरा, अगर कोई पार्टनर जो है वो होल्ड आउट करता है कि वो पार्टनर फर्म का, और ऐसा करके अगर मान लो कोई थर्ड पार्टी एलएलपी को लोन दे दे, तो उस केस के अंदर वो थर्ड जो वो पार्टनर जिसने होल्ड आउट किया था कि मैं एलएलपी में पार्टनर हूं, तो वो भी इसके उस क्रेडिट के लिए जो है वो क्या रहेगा, लायबल रहेगा। तो बोलते हैं कोई भी पर्सन हु बाय वर्ड स्पोकन, ठीक है, या कंडक्ट के द्वारा अगर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं एलएलपी के अंदर क्या हूं, पार्टनर हूं, ठीक है, और दूसरा पर्सन इसके ऊपर फेथ करके और एलएलपी को क्या दे दे, क्रेडिट दे दे, उधार दे दे, तो उस केस के अंदर जो है वो पर्सन जिसने होल्ड आउट किया था कि वो एलएलपी में पार्टनर है, तो वो भी उस क्रेडिट के लिए जो है वो क्या रहेगा, लायबल रहेगा।
ठीक है। दूसरा, यूज ऑफ डिसीज पार्टनर नेम, आप जो एलएलपी जो पार्टनर छोड़ के चला गया या जो एक्सपायर हो गया उसके नाम को आप बाद में जो वो यूज नहीं कर सकते। फिर इन केस ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड के केस में वैसे तो नाम के एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लेकिन फ्रॉड के केस के अंदर जो है वो पार्टनर्स की लायबिलिटी, अगर वो पार्टनर इंडल्ज है फ्रॉड में तो उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। आगे फाइनल पेनल्टी बता रखा है, जो भी पर्सन इसके अंदर फ्रॉड के अंदर पाया जाएगा तो इंप्रिजनमेंट है कितना, 2 साल तक की सजा भी हो सकती है, और मिनिमम फाइन जो है वो कितना 50 है और मैक्सिमम कितना 5 लाख। एक्सेप्शन के एलएलपी शेल नॉट भी लायबल होगा अगर कोई पर्सन विदाउट एलएलपी की नॉलेज का जानबूझ के फ्रॉड कर गया और एलएलपी को उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो उसके लिए फिर एलएलपी को आप दोषी नहीं ठहरा सकते हो। ठीक है। रिडक्शन लायबिलिटी, अगर मान लो कोर्ट अगर चाहे तो वो इस लायबिलिटी की या इसको अमाउंट को जो वो रिड्यूस भी कर सकते हैं, मतलब ये पेनल्टी को रिड्यूस जो है वो कर सकती है। ठीक है। कोई भी पार्टनर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। ठीक है, सिंपल सा है। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के अंदर ये बोला गया मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हर एलएलपी जो है वो क्या करेगा, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेगा। ठीक है। हर एलएलपी जो है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सोल्वेंसी बनाएगा, इस बार ये क्वेश्चन भी पूछा था। ठीक है। फाइल करेंगे आप, ये अपने सारे डॉक्यूमेंट को फाइल करोगे रजिस्ट्रार के सामने, आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो है वो ऑडिट भी करवाओगे एंड फाइल करोगे एनुअल रिटर्न कब, द रजिस्ट्रार विद आप जो है अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करोगे आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 60 दिन के अंदर, और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर क्या होगा, एलएलपी के ऊपर जो है पनिशमेंट है वो कितनी है, मिनिमम फाइन 25 है, मैक्सिमम 5 लाख तक का, और डेजिग्नेट जो पार्टनर उनके ऊपर जो है वो क्या, मिनिमम फाइन जो है वो 10,000 और मैक्सिमम कितना 1 लाख। डॉक्यूमेंट कैसे फाइल करोगे, इलेक्ट्रॉनिकली करोगे। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। कन्वर्जन थोड़ा देख लेना। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन, तो सबसे पहला सर्टिफिकेट, अगर मान लो आपने कन्वर्जन करवा लिया, ठीक है, जैसे अगर आपने जो पार्टनरशिप फॉर्म को कन्वर्ट किया एलएलपी में, या कंपनी को कन्वर्ट किया एलएलपी में, या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट किया एलएलपी में, तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहला रजिस्ट्रेशन। तो आपको जो है वो क्या होगा, रजिस्टर्ड अगर सेटिस्फाई है कि आपने सारे कंप्लायंस प्रोसीजर को पूरा कर दिया तो एलएलपी का रजिस्ट्रार जो है वो आपको क्या करेगा, आपके एलएलपी को रजिस्टर्ड कर देगा। ठीक है, और आपको जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा। फिर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एलएलपी, फिर एलएलपी को 15 दिन के अंदर जो है वो इन्फॉर्म करना पड़ेगा किसको, जो आप पहले रजिस्टर्ड थे, जहां पे जैसे अगर आप पहले पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड थे या कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड थे तो उनको बताना पड़ेगा कि हमने अपना कन्वर्जन एलएलपी के अंदर करवा लिया है। आगे उसके बाद जो सेकंड शेड्यूल है या थर्ड या फोर्थ शेड्यूल है उसके प्रोविजन को भी आपको एडहेयर करना पड़ेगा। इफेक्ट क्या होगा, अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो क्या होगा, देयर शैल बी एन एलएलपी बाय द नेम स्पेसिफाइड, जो नेम होगा उसके हिसाब से आप एलएलपी बन जाओगे। जो भी टेंजिबल प्रॉपर्टी या इंटेंजिबल एसेट या लायबिलिटी जो थी किसकी, पुरानी फर्म की या पुरानी कंपनी की, प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड कंपनी, वो अब किसकी हो जाएंगी, एलएलपी की हो जाएंगी। फर्म या कंपनी जो है वो क्या, उसको डिसॉल्व माना जाएगा, अब उसकी जगह जो है वो कौन आ जाएगी, एलएलपी आ जाएगी। एप्लीकेशन द प्रोविजन टू द कंपनी एक्ट, ठीक है, अगर जहां पे कंपनी के प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो वो अब क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। और फॉरेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो इनके रिगार्डिंग रूल बना सकती है और फॉरेन पर्सन जो है एलएलपी क्रिएट कर सकता है। फिर वाइंड अप एंड डिसोल्यूशन जो वो कैसे कैसे है, तो ये बता रखे क्या कि एलएलपी जो है वो 2 तरीके से वाइंड अप होगी, या तो होगी वॉलंटरी या होगी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के द्वारा। आप अपनी इच्छा से भी कर सकते हो, नहीं तो कोर्ट जो वो ऑर्डर पास करेगा। अब कोर्ट किस केस में ऑर्डर पास करेगा, और अगर कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया तो वो लिक्विडेशन कैसा होगा, कंपल्सरी होगा। तो पहला तो क्या, अगर एलएलपी डिसाइड करती है कि एलएलपी वाउंड अप होगा बाय द ट्रिब्यूनल, तो ये हो गया। दूसरा, अगर मान लो फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ द नंबर ऑफ पार्टनर जो है वो क्या 2 से भी कम है, 6 महीने हो गए और 2 पार्टनर थे, एक छोड़ के चला गया, लगातार 6 महीने हो गए एलएलपी को ऐसे चलते हुए, तो भी कोर्ट ऑर्डर पास करेगा और एलएलपी को आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। अगर एलएलपी अपने डेट का पेमेंट टाइम पे करने में क्या हो जाए, अनेबल हो जाए, तो भी एलएलपी को आपको बंद करना पड़ेगा। अगर एलएलपी जो है इंडिया की सॉवरेनिटी के खिलाफ काम करिए तो भी एलएलपी को बंद करना पड़ेगा। अगर एलएलपी हैज मेड डिफॉल्ट, लगातार 5 साल तक जो है वो क्या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सोल्वेंसी जो है वो रजिस्टर को फाइल ही नहीं कर रही है तो भी बंद करना पड़ेगा। या अगर ट्रिब्यूनल का ये ओपिनियन है कि वजह से इक्विटेबल ग्राउंड है कि एलएलपी को बंद कर दिया जाए तो भी आपको एलएलपी को वाउंड अप करना पड़ेगा। इसके बाद है एलएलपी में कंपनी में और पार्टनरशिप में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहला, कंपनी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो है कंपनी एक्ट 2013, पार्टनरशिप फॉर्म का जो एक्ट है वो है 1932 और एलएलपी का 2008। रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो कंपनी जो है उसके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप के लिए कंपलसरी नहीं है, एलएलपी के लिए कंपलसरी है। नेम, हर कंपनी को अपने नाम के पीछे पब्लिक कंपनी को लिमिटेड वर्ड, प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना जरूरी है। पार्टनरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं है, और एलएलपी को अपने नाम के पीछे एलएलपी वर्ड लगाना जरूरी है। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, कंपनी के केस में कैपिटल कंट्रीब्यूशन का केस होता है, ठीक है, आपको करना पड़ेगा। मिनिमम कैपिटल आपको बता देंगे इतना आपको चाहिए एज प्रिस्क्राइब बाय द लॉ, लेकिन इन द केस ऑफ एलएलपी और इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऐसा वहां पे कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं है, ओनली कंपनीज में। लीगल एंटिटी, कंपनी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है, एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन जो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। लायबिलिटी, कंपनी के केस में लायबिलिटी आपकी लिमिटेड होती है जो अनपेड कैपिटल है वहां तक, और एलएलपी के केस में भी आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन इन केस ऑफ
नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म, वहां पे आपकी लायबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। आगे नंबर ऑफ शेयर होल्डर के बारे में बताया गया, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी में कम से कम 7, मैक्सिमम जो है वो कोई लिमिट नहीं है। और लेकिन वही अगर बात करेंगे किसका, नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म का, तो वहां पे मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 पार्टनर। और अगर एलपी की बात करें तो वहां पे मिनिमम तो है 2, लेकिन मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। फिर कंपनी के केस के अंदर आपके जो है वो डायरेक्टर होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी कम से कम 2 और पब्लिक कंपनी कम से कम 3, और नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म में ये कंडीशन होती नहीं है। और एलपी के अंदर ये बोला गया कि वहां पे डायरेक्टर तो नहीं, लेकिन वहां पे डेजिग्नेटेड पार्टनर का प्रोविजन है, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। फॉरेन नेशनल जो है वो कंपनी के अंदर जो है वो शेयर होल्डर बन सकता है, और एलएलपी के अंदर भी आप जो है वो पार्टनर बन सकते हैं। तो फॉरेन नेशनल कैन बी पार्टनर, लेकिन फॉरेन नेशनल जो है वो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता। क्या माइनर जो है वो शेयर ले सकता है? नो। माइनर के एलएलपी में एडमिट हो सकता है? नो। लेकिन माइनर जो है वो अपने बेनिफिट्स के लिए जो है वो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंटर हो सकता है। मीटिंग, कंपनी के केस में क्वार्टरली मीटिंग, आपको बोर्ड मीटिंग ये सब करना पड़ेगा, और फर्म के और एलएलपी के केस में ऐसा नहीं है। एनुअल रिटर्न आपको यहाँ पे फाइल करना पड़ता है कंपनी के केस में, और आपके एलएलपी के केस में भी, लेकिन नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म के केस में नो रिटर्न टू बी फाइल विद द रजिस्टर ऑफ द फर्म। सोर्सेज ऑफ फंड के अंदर जो है कंपनी के केस के अंदर पैसा आप खुद का भी लगाओगे और बाहर से भी पब्लिक डिपॉजिट रेज कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल एलएलपी और नॉर्मल फर्म के केस में आप कभी भी जो है बाहर से पैसा रेज नहीं कर सकते। डिसोल्यूशन, कंपनी का डिसोल्यूशन बहुत ही प्रोसीजर है, प्रोसीजर प्रॉपर दे रखा है, उसके हिसाब से आप जो है मतलब आपका डिसोल्यूशन होगा, या तो वॉलंटरी होगा या कोर्ट के द्वारा होगा। और नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपका डिसोल्यूशन जो है वो एग्रीमेंट के जरिए होगा। और वही अगर मैं बात करूं किसका, एलएलपी का, तो वहां पे जो वो है डिसोल्यूशन एलएलपी का, वो कैसा है, प्रोसीजरल है कंपेयर टू कंपनी, और ये क्या वॉलंटरी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है आपका एलएलपी। लो जी, 2 एक्ट हमारे हो गए। अब आते हैं हम हमारे थर्ड एक्ट के ऊपर, जिसका नाम है कॉम्पिटिशन एक्ट। अपने हम कॉम्पिटिशन एक्ट के बारे में चैप्टर नंबर 6 अगर कॉम्पिटिशन एक्ट की बात करते हैं, तो कॉम्पिटिशन एक्ट से पहले अपने इंडिया में एक एक्ट हुआ करता था जिसका नाम था एमआरटीपी, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। उसके बाद में जो एमआरटीपी एक्ट है उसको क्या कर दिया, रिपील कर दिया। उसको रद्द करने के बाद में एक नया एक्ट आया अपने इंडिया में, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉम्पिटिशन एक्ट। तो इंडिया के अंदर जो बेसिकली कॉम्पिटिशन को प्रमोट करने के लिए जो है वो एक एक्ट आया था, जिसके अंदर जो डोमिनेंट पोजीशन का अगर आप अब्यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जो है प्रोविजन डाले गए अपने किसमें, आपके कॉम्पिटिशन एक्ट में। तो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 से पहले इंडिया के अंदर जो है वो क्या था, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो अपने इंडिया के अंदर एमआरटीपी एक्ट था 1969। उसके बाद ये जो एमआरटीपी एक्ट था, इसको जो है वो प्रेसिडेंट से एसेंट मिला 18 दिसंबर 1969 को। प्रेसिडेंट से एसेंट, पार्लियामेंट में इसको एसेंट मिला, फिर प्रेसिडेंट से एसेंट मिला 27 दिसंबर 1969 को। ये फोर्स में 1 जून 1970 से होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जेएंडके। इसको बाद में जो है वो क्या कर दिया, रिपील कर दिया बाय कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। और जो अपने इंडिया में कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 है वो फोर्स में कब से आया, वो है 1 सितंबर 2009 से। तो एमआरटीपी एक्ट जो था 1969 ये प्रोहिबिट करता था, बोलते ये रोक लगाता था 3 चीजों पे। एक तो एमटीपी पे, जो मोनोपोलिस ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं इनके ऊपर ये रोक लगाता था। एक थी आरटीपी, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के ऊपर रोक लगाता था। और एक था आपका यूटीपी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के ऊपर ये रोक लगाने का काम करता था। तो अगर कोई भी सेलर जो है वो क्या करता है, मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिस करता है, तो उसके ऊपर जो है वो एमआरटीपी के प्रोविजन लगते थे और उन मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिसेस के ऊपर रोक लगती थी। अगर कोई प्रोविजन अगर कोई भी सेलर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर करता है तो उसके ऊपर जो है वो एमआरटीपी एक्ट के प्रोविजन लगते थे और ऐसी रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस के ऊपर रोक लगती थी। और एक है अनफेयर, अगर कोई भी पर्सन जो है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है तो उसके ऊपर भी पहले, क्योंकि अपने इंडिया में जो आपका कोपरा है वो तो बात कोपरा 1986 था, 1986 के अंदर आया और बाद में अब हम पढ़ते हैं कोपरा 2019। तो कोपरा से पहले अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए जो प्रोविजंस थे वो डाले गए थे कहां पे, आपका एमआरटीपी एक्ट के अंदर। ठीक है, फिर जब एमआरटीपी एक्ट को रिपील कर दिया तो मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, इन दोनों के जो केसेस है वो हमने कहां पे पढ़े, वो पढ़े हमने कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में। और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है इसके लिए एक सेपरेट एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में पास किया गया, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोपरा कॉम्पिटिशन एक्ट 1986, जो अब जाके जो है वो क्या होगा, कॉम्पिटिशन एक्ट 2019 हो गया, सॉरी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हो गया। ओके जी, तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले है जी इसका एक्ट का नाम जो है वो क्या, तो एक्ट को बोलते हैं हम लोग क्या, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। ठीक है जी, ये एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जेएंडके। ठीक है जी, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 की अगर बात करते हैं तो इसको प्रेसिडेंट से एसेंट मिला जनवरी 2003 में और बाद में इसको 2007 में दोबारा अमेंड किया गया और एमआरटीपी एक्ट को रिपील किया 28 अगस्त 2009 को। और जो आपका कॉम्पिटिशन एक्ट है इसकी जगह उसने ले ली और वो लिया इसने कब, 1 सितंबर 2009 से। तो अपने इंडिया के अंदर 1 सितंबर 2009 से जो है वो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 जो है वो इफेक्टिव हो गया है।
ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या थे, जो अपना कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 है उसके जो है कुछ ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ये क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा, रोक लगाएगा ऐसी प्रैक्टिसेस पे हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन। तो वो सब प्रैक्टिस जिससे कॉम्पिटिशन के ऊपर जिसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा तो उनके ऊपर रोक लगाने का काम करता है। टू प्रमोट एंड सस्टेन करेगा कॉम्पिटिशन द मार्केट, मार्केट में कॉम्पिटिशन को बढ़ाने का काम, उसको सस्टेन करने का काम करता है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। एंड टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, और साथ में क्या एंश्योर करेगा फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो कैरी ऑन बाय अदर पार्टिसिपेंट इन द मार्केट इन इंडिया एंड नो एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। आगे फीचर क्या कहते हैं कॉम्पिटिशन एक्ट के, सबसे पहला ये प्रोहिबिट करेगा सर्टेन एग्रीमेंट को, तो जो एंटी कॉम्पिटिटिव नेचर के एग्रीमेंट है उनके ऊपर ये रोक लगाने का काम करेगा। दूसरा प्रोहिबिट करेगा एब्यूज और डोमिनेंट पोजीशन को, डोमिनेंसी को ये कभी भी जो है वो रोक नहीं लगाता, लेकिन मतलब डोमिनेंसी अगर आपने जो है वो मोनोपोली क्रिएट कर लिया ये उस पर रोक नहीं लगाएगा। लेकिन अगर आप उस मोनोपोली का कोई मतलब उसका फायदा उठा रहे हो और पब्लिक को उससे नुकसान हो रहा है तो फिर ये क्या करेगा, ये उसको मानेगा कि आप एब्यूज कर रहे हो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को और ये उसके ऊपर रोक लगाने का काम करेगा। रेगुलेट करेगा ये कॉम्बिनेशंस को, अगर दो कंपनीज का आपस में मर्जर हो रहा है तो उनके ऊपर भी जो है अगर वो कुछ कंडीशंस दे रखी है, अगर उन कंडीशन से ऊपर है तो आपको कॉम्बिनेशन आप तभी कर सकते हो, मतलब मर्जर अमलगमेशन तभी कर सकते हो जब पहले आपको सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उससे पहले क्या लेना पड़ेगा, परमिशन। वो परमिशन देगा तो ही मर्जर होगा, नहीं तो मर्जर नहीं होगा। ठीक है जी। अब आता है सबसे पहले एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट जो है उसको डिफाइन किया गया सेक्शन 3 में। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के अंदर जो है वो 5 एग्रीमेंट आते हैं। अगर कोई भी पर्सन ये 5 एग्रीमेंट करता है इंडिया के अंदर तो ये माना जाएगा कि वो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट कर रहा है और उसके ऊपर जो वो क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है। वो 5 एग्रीमेंट कौन कौन से, सबसे पहले टाइन अरेंजमेंट। टाइन अरेंजमेंट के अंदर अगर मान लो जो सेलर जो है वो परचेजर को ये बोल दे कि अगर आपको ये पेन लेना है तो पेन के साथ में आपको ये फोन भी साथ में लेना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग के टाइन अरेंजमेंट। ठीक है। दूसरा एक्सक्लूसिव सप्लाई, जिसके अंदर जो है परचेजर के ऊपर आप रोक लगा दो कि आप सिर्फ मुझसे परचेज करेंगे। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, सेलर के ऊपर रोक लगा दिया कि आप सिर्फ मेरे को ही बेचेंगे। रिफ्यूज टू डील, और उसे आप जो है वो डीलिंग नहीं करेंगे। एंड रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, आप जिस प्राइस पे आगे बेचोगे वो रेट भी अगर मैं डिसाइड करके दूं तो ये 5 तरह के जो प्रैक्टिसेस है इनको बोलते हैं हम लोग क्या, इनको बोलते हैं हम लोग एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। तो अगर मान लो इंडिया के अंदर कोई भी पर्सन ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट मतलब इन 5 में से कोई भी एग्रीमेंट अगर करता है दूसरी पार्टी के साथ में तो ऐसे एग्रीमेंट को एंटी कॉम्पिटिटिव बोला जाएगा और इसके ऊपर जो है वो रोक लगाई जाएगी बाय द सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरा एब्यूज ऑफ द डोमिनेंट पोजीशन। एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन को जो है सेक्शन नंबर 4 के अंदर जो है वो क्या किया गया, डिफाइन किया गया। अगर कोई पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो क्या करता है, अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन जो है वो लगाता है परचेज या सेल के ऊपर या प्राइस के ऊपर, मतलब परचेज या सेल के ऊपर या फिर प्राइस के ऊपर अगर कोई पर्सन जो है वो क्या करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी नेचर के अगर कंडीशन को इंपोज करता है तो ऐसी कंडीशंस को बोला जाएगा क्या कि आप अपनी डोमिनेंसी का क्या कर रहे हो, फायदा उठा रहे हो और उसके ऊपर जो है वो क्या होगा, फिर केस होगा। तो अगर कोई भी पर्सन अपनी डोमिनेंसी का जो है वो क्या करता है, उसका एब्यूज करता है, अपनी डोमिनेंसी की अपनी डोमिनेंट पोजीशन को एब्यूज करता है और एब्यूज करके जो है वो बाकी लोगों के ऊपर कंडीशंस लगाता है कि कितना मतलब परचेज पे, सेल पे या प्राइस के ऊपर अगर कंडीशन लगा देगा तो उसको जो है माना जाएगा कि आप अपनी डोमिनेंट पोजीशन को एब्यूज कर रहे हो और इसके ऊपर फिर रोक लगाई जाएगी बाय द सीसीआई। ठीक है जी। या रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं या लिमिट करते हैं आपके प्रोडक्शन के ऊपर, अगर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो इन सबको जो वो माना जाएगा एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। इसके बाद आएगा कॉम्बिनेशन। अगर मान लीजिए आप इंडिया के अंदर जो है आप जो है वो अपने किसी कॉम्पिटिटर को अपने साथ में क्या कर रहे हो, कंबाइन करना चाह रहे हो। ठीक है। आप उसके साथ अमलगमेंट होके और अपनी कंपनी को एक सिनर्जी बेनिफिट प्रोवाइड करना चाह रहे हो तो कुछ केसेस बताए गए। अगर मान लीजिए ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है, ठीक है, तो उस केस में आपको पहले मतलब कोई भी अमलगमेशन मर्जर करने से पहले सीसीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। सीसीआई अगर बोलेगा तो ही आपका जो अमलगमेशन है वो पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो अमलगमेशन आपका सही नहीं होगा और आपको जो है वो मतलब वो जो मर्जर है आपको उसको तोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या है, अगर कोई एंटरप्राइज मर्जर के बाद में, ध्यान देना, अगर कोई एंटरप्राइज मर्जर के बाद में उसका इंडिया के अंदर अगर उसकी एसेट जो है 2000 करोड़ से ज्यादा हो जाती है या इसकी टर्नओवर 6000 करोड़ से ज्यादा हो जाती है मर्जर के बाद में दोनों कंपनी मिला करके, तो उस केस के अंदर जो है वो क्या होगा, उस केस के अंदर आपको सीसीआई से पहले परमिशन लेना पड़ेगा। या अगर आपका काम इंडिया से बाहर भी है तो मर्जर के बाद में अगर आपकी एसेट जो है $1 मिलियन से ऊपर हो जाए, ठीक है, और जिनमें से कम एसेट 1000 करोड़ से ऊपर की इंडिया में एसेट हो, या आपकी जो टर्नओवर है वो 3000 मिलियन से जो है वो क्या हो जाए, ऊपर हो जाए, जिनमें से टर्नओवर कम से कम इंडिया में 3000 करोड़ की हो, तो उस केस में भी आपको पहले सीसीआई से जो है परमिशन लेना
पड़ेगा। दूसरा केस क्या, ग्रुप के लिए, ये तो था इंडिविजुअल कंपनीज के लिए, किसके लिए, ग्रुप के लिए। अगर आप जो है वो किसी ऐसे ग्रुप से रिलेट करते हो जिसकी अदर कंपनीज भी है, तो उस केस में क्या, अगर मान लो अमलगमेशन के बाद में आपकी टोटल ग्रुप की जो एसेट्स है वो इंडिया के अंदर जो है वो 8,000 करोड़ से क्या हो जाए, ऊपर हो जाए, या आपकी जो टर्नओवर है वो इंडिया में 24,000 करोड़ से क्या हो जाए, ऊपर हो जाए, तो उस केस में आपको पहले सीसीआई से परमिशन लेना पड़ेगा, तभी अमलगमेशन पॉसिबल होगा, नहीं तो अमलगमेशन पॉसिबल नहीं होगा। या अगर आप किसी ग्रुप से रिलेट करते हैं तो ग्रुप की जो टोटल एसेट्स है वो $4,000 से जो है 4,000 मिलियन डॉलर से जो वो क्या ज्यादा हो जाए, और साथ में एसेट जो है वो 1,000 करोड़ से जो है वो क्या हो, ज्यादा हो, तो इस केस में या आपके टर्नओवर जो है वो 12,000 मिलियन डॉलर से जो है वो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए पूरे ग्रुप की, या आपके टर्नओवर जो है वो 3,000 करोड़ रुपए हो या उससे ज्यादा हो जाए पूरे ग्रुप की, तो उस केस में आपको अमलगमेशन से पहले जो वो सीसीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आएगा जी, और जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो कॉम्बिनेशन एक्ट के हिसाब से होगा, अगर उसके हिसाब से नहीं है तो उस कॉम्बिनेशन को जो है वो क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। ठीक है जी। अब आएगा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जो है वो कॉम्पिटिशन के ऊपर एक बॉडी को जो है, मतलब वेरियस जो कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर जो एक बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये पूरे एक्ट के प्रोविजंस को जो है वो ओवरसी करने का काम करता है, मतलब जिन कंपनी के ऊपर सीसीआई लगता है तो ये ओवरसी करता है कि क्या वो उसके रेगुलेशन को कंप्लाई कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो पहली बात, सीसीआई को कौन एस्टेब्लिश करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको एस्टेब्लिश करेगा नोटिफिकेशन पास करके इन द ऑफिशियल गैजेट। सीसीआई की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट होगा, परपेचुअल सक्सेशन होगा, कॉमन सील होगी, पावर है कोऑर्डिनेट करने का, पावर है अपने नाम से केस भी कर सकते हैं, पावर है कि अपने नाम से प्रॉपर्टी को एक्वायर भी कर सकता है। अगर सीसीआई के अंदर कोई भी क्या हो गया, वैकेंसी हो गया या डिफेक्ट पाया गया सीसीआई के कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, या चेयरपर्सन या मेंबर्स के अपॉइंटमेंट में अगर कोई भी जो है वो दिक्कत पाई गई, तो उससे क्या होगा, नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द सीसीआई शैल बी इनवैलिड। तो जो भी काम सीसीआई ने पहले किए हैं वो आपके वैलिड मान जाएंगे, उनको इनवैलिड नहीं बोलेंगे। कंपोजिशन ऑफ कमीशन, सीसीआई के अंदर जो है क्या होगा, एक चेयरपर्सन होगा और कम से कम 2 और मैक्सिमम 6 जो है वो क्या होंगे, मेंबर्स होंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद में आता है कॉमन प्रोविजन। कॉमन प्रोविजन के अंदर आ रहे हैं जी, सबसे पहला इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन जो है वो दिया जाएगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, सीसीआई को जो है वो क्या करेगी, अपॉइंट करेगी चेयरपर्सन को और मेंबर को। नेचर ऑफ कैसे होगा, होल टाइम मेंबर्स होंगे, टेन्योर 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होगा। री अपॉइंटमेंट जो एलिजिबल है, मिनिमम मैक्सिमम एज जो कितना रहेगा, 65 साल रहेगा। ओथ ऑफ सीक्रेसी आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा कि आप जो भी बातें होंगी वो आप बाहर किसी पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सैलरी जो होगा एज पर रूल्स होगा, और वेरिएशन सैलरी एंड टर्म कंडीशन जो है शैल नॉट बी प्रीजुडिशियल टू हिम, मतलब कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं होगी जो आपके हित को प्रभावित करे। आगे फिर रेजिग्नेशन, रिमूवल एंड सस्पेंशन। तो अगर कोई चेयरपर्सन या अदर मेंबर छोड़ के जाना चाहता है तो वो कर सकते हैं, यस। तो ये जो सेक्शन नंबर 11 ये एप्लीकेबल है दोनों के लिए, चेयरपर्सन के लिए भी, हर मेंबर के लिए भी। रेजिग्नेशन रिक्वायरमेंट क्या है, आपको नोटिस देना पड़ेगा राइटिंग में, साइन होना चाहिए एंड एड्रेस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस लिखोगे कि भैया मैं छोड़ना चाह रहा हूं। चेयरपर्सन मेंबर आपको जो है वो नोटिस देने के बाद भी ऐसा नहीं कि छोड़ के चले गए, कम से कम 3 महीने तक, या जब तक आपकी जगह पे कोई दूसरा पर्सन नहीं आता, या विच एवर इज अर्लीस्ट, तब तक आपको जो है ऑफिस को ज्वाइन करके ही रहना पड़ेगा। अगर मान लो कभी ऐसा हो गया चेयरपर्सन या कोई मेंबर जो है वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, या किसी कहीं और जो है फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के अंदर पाया गया, या उसको जो है मोरल टर्पिट्यूड के केस के अंदर दोषी पाया गया, या वो फिजिकली या मेंटली इनकेपेबल हो गया, तो उस केस में जो है वो क्या किया जाएगा, उसको रिमूव कर दिया जाएगा ऑफिस से। रिमूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर मान लो कभी ऐसा हुआ सुप्रीम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको लग रहा है कि कुछ पंगा है, तो वो इंक्वायरी के लिए बोलेगी किसको, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा, और इंक्वायरी करने के बाद अगर पाया गया कि कुछ पंगा था, तो फिर जो है वो क्या किया जाएगा, चेयरपर्सन या फिर मेंबर को जो है वो रिमूव भी ऑफिस से कर दिया जाएगा। तो बोलते हैं एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट लाइकली अफेक्टेड प्रीजुडिशियली इस फंक्शन एज ए मेंबर एब्यूज, या फिर वो अपनी डोमिनेंस पोजीशन का क्या फायदा उठा रहे हैं, तो ये मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भेजेगी किसको, सुप्रीम कोर्ट को। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इंक्वायरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है ऑर्डर पास करेगा, और क्या बोलेगा कि सेंट्रल ऑर्डर पास करेगा रिमूवल का, और दे देगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि भैया मेंबर को या जो भी पर्सन दोषी है उसको आप क्या कर दो, रिमूव कर सकते हो। इसके बाद में ये है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट। जो भी सीसीआई का मेंबर होगा या सीसीआई का जो चेयरपर्सन है, वो जिस दिन वो चेयरपर्सन की या फिर मेंबर की कुर्सी से हटा, उसके 2 साल तक वो कहीं पे भी जो है वो जॉब नहीं कर सकता है। दूसरा, लेकिन वो अगर चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, गवर्नमेंट कंपनी या कॉर्पोरेशन के अंदर जो है जॉब कर सकते हैं 2 साल के अंदर भी, ठीक है। फिर एपलेट ट्रिब्यूनल जो है वो क्या है, बेसिकली कॉम्पैट बनाई गई है। कॉम्पैट मतलब है कॉम्पिटिशन एपलेट ट्रिब्यूनल। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कॉम्पैट का कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। अब ये क्या है कहानी इसकी जो है वो क्या, अगर आप जो है सीसीआई के
मान लीजिए उसके ऑर्डर से आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप जो है वो फिर अपना अपील में जा सकते हो, किसको, कॉम्पेट के पास में, ठीक है। अब क्या होगा, कितने दिन में जाओगे, जिस दिन आपका सीसीआई का ऑर्डर आ गया उसके 6 महीने के अंदर आप जाओगे और 6 महीने का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। फिर जो कॉम्पेट है वो क्या करेगा, कॉम्पेट का जो डिसीजन होगा वो क्या होगा, आपके लिए फुल एंड फाइनल होगा, ठीक है जी। इसके बाद में फिर आ रहा है जी आपका रेगुलेशन। अगर आप जो है वो क्या करना चाहते हो, कॉम्बिनेशन करना चाह रहे हो, मतलब अगर दो कंपनी जो है वो आपस में मर्ज होने की सोच रही हैं, ठीक है, और वो कंडीशन पर सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम जिस दिन आपने रेजोल्यूशन पास किया, बोर्ड का रेजोल्यूशन पास हो गया दोनों कंपनी का कि हम मर्ज होंगे, तो उसके 30 दिन के अंदर जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है इंटीमेट करना पड़ेगा, किसको, सीसीआई को। फिर सीसीआई जो है जिस दिन आपने नोटिस अपना भेजा उसके 210 दिन के अंदर जो है वो क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा, या तो ऑर्डर पास करेगा नहीं करेगा। अगर सीसीआई ने 210 दिन में ऑर्डर पास कर दिया, ऑर्डर में ये बोल दिया कॉम्बिनेशन अप्रूव, तो आपका कॉम्बिनेशन अप्रूव हो जाएगा। और अगर सीसीआई ने ये बोल दिया कॉम्बिनेशन डिसअप्रूव, तो ये माना जाएगा कि आपका जो कॉम्बिनेशन अब नहीं हुआ और दोनों कंपनी को अलग ही काम करना पड़ेगा, उनका मर्जर नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो 210 दिन के अंदर सीसीआई का कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया, तो ये माना जाएगा कॉम्बिनेशन जो इफेक्टिव हो गया है। आगे इसके बाद है, जब पहले एमआरटीपी एक्ट था, एमआरटीपी के बाद में क्या आ गया, कंपटीशन एक्ट आ गया। तो अब जो आरटीपी और एमटीपी वाले जो केस थे, जो एमआरटीपी सी के अंडर चले थे, वो सब केस ट्रांसफर कर दिए किसको, कॉम्पैट को। केस सारे ट्रिब्यूनल के पास चले गए, और जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी डीजीआईआर के अंडर, वो सब चली गई किसके पास में, सीसीआई के पास में। आगे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस वाले जो केस थे एमआरटीपी सी के पास में, वो चले गए कॉम्पैट, और इन्वेस्टिगेशन के जो केस थे वो चले गए सीसीआई। और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वाले जो केस थे अदर देन क्लोज 10 वाले, तो जो केस थे वो एमआरटीपी सी के पास में जो चल रहे थे वो चले गए नेशनल कमीशन अंडर द कोपरा, और जो इन्वेस्टिगेशन थी वो भी चली गई नेशनल कमीशन अंडर द कोपरा 2019 में। ओके जी सर, लो जी, ये हो गया आपका नया एक्ट जिसका नाम था कंपटीशन। अब हम आएंगे एक नए एक्ट पे जिसका नाम है आरटीआई। आओ जी, इसको और कंप्लीट करते हैं आरटीआई को। आरटीआई का फुल फॉर्म जो है वो क्या, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ये जो राइट है ये होल ऑफ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ द जेएंडके। ये जो एक्ट है वो आपका फोर्स में है 12 अक्टूबर 2005 से, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है वो क्या दिया गया, हर सिटीजन को राइट दिया गया कि अगर वो चाहे तो वो पब्लिक अथॉरिटी से जो है वो इंफॉर्मेशन को क्लेम कर सकता है। और हर पब्लिक अथॉरिटी अपनी कंपनी के अपने ऑफिस के अंदर जो है एक पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या एपीआईओ असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को जो है वो क्या करेगी, अपॉइंट करेगी, जो आम जनता की या सिटीजन के कहने पर जो है वो उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो 2005 से पहले क्या था, ये एक्ट तो 2005 में है, लेकिन 2005 से पहले अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है आर्टिकल 19 के अंदर दिया गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और एक है राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, और आर्टिकल 21 में दिया गया राइट टू लाइफ एंड जीने के लिए अपने को जानने का अधिकार है, राइट टू नो। अब आरटीआई एक्ट जो 2005 है ये लोकसभा में पास हुआ 11 मई 2005 से, राज्यसभा में पास हुआ 12 मई 2005 से, और फिर प्रेसिडेंट का एसेंट मिला 15 जून 2005। और उसके बाद जो 120 दिन का टाइम दिया गया हर पब्लिक डिपार्टमेंट को कि आप जो है वो क्या कर लीजिए, आप सारे इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि 120 दिन के बाद में जो है इस एक्ट को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो डेट ये बता रखे यहां पे, ये देखो 12 मई, 15 जून, और फिर ये 12 अक्टूबर 2005 से पूरे इंडिया के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल हो गया था। तो 120 दिन का टाइम जो वो दिया गया था किसको, पब्लिक अथॉरिटी को। हर पब्लिक अथॉरिटी जो वो क्या करेगी, जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी अपने डिपार्टमेंट से लेगी वो सारी एक जगह पे क्या कर लेगी, प्लेस कर लेगी। तो ये बोलता है आरटीआई एक्ट जो एक्सटेंड हुआ होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जेएंडके। ओके, ये प्रोवाइड करेगा, डेफिनेट डे दिया गया 120 दिन फ्रॉम द एनेक्टमेंट। ये इसमें ये एक्ट जो अप्लाई है किसके ऊपर, पब्लिक अथॉरिटी पे। जितने भी सिटीजन है उनके पास में राइट है कि वो जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अब हर जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो क्या करेगा, अपने डिपार्टमेंट के अंदर एक पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और एक एपीओ असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है उनको अपॉइंट करेगा, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे टू डील विद द रिक्वेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड आल्सो असिस्ट करेगा पर्सन को इंफॉर्मेशन में। फीस जो है वो पेबल होगा बाय द एप्लीकेंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन सोर्स। सर कुछ कैटेगरी की इंफॉर्मेशन से जो सेक्शन 8 और 9 में आती है जो उनको एग्जाम किया गया, ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड आरटीआई के अंडर नहीं किया जाएगा। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी जो है जो स्पेसिफाई किया गया शेड्यूल 2 में ऑफ द एक्ट, उनको भी क्या किया गया, एग्जाम किया गया है। ये जो एक्ट हम लेके आए थे इसके पीछे का जो मेन एम था वो ये था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी को अपने को इंक्रीज करना था और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना था। तो उस केस के अंदर जो वो आरटीआई को लेकर आए। तो बोलता है एज स्टेटेड अबव आरटीआई एक्ट कन्फर टू ऑल सिटीजन। आरटीआई जो है वो एप्लीकेबल है, हर सिटीजन को एक क्या देता है, राइट देता है इंफॉर्मेशन का। ये एक्ट प्रोवाइड करता है सेट आउट द practical regime of right to information for citizen to secure access to information held by the public authority to promote transparency and accountability।
तो इसके पीछे के जो मेन ऑब्जेक्टिव थे, सबसे पहला ट्रांसपेरेंसी को हम बढ़ाना चाह रहे थे, दूसरा इन्फॉर्म्ड सिटीजन हम चाह रहे थे कि सिटीजन ऑफ इंडिया उनको जो है वो क्या हो इंफॉर्मेशन हो कि पब्लिक अथॉरिटी कैसे काम कर रही है। इंप्रूवमेंट चाह रहे थे अकाउंटेबिलिटी में एंड परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिडक्शन इन द करप्शन। जब आरटीआई लगेगा तो उससे करप्शन भी जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, हर पब्लिक अथॉरिटी को जो है ये बोला गया, ये एक्ट जिस दिन एनेक्ट हो गया था तो 120 दिन का टाइम दिया और उस 120 दिन में हर पब्लिक अथॉरिटी को मतलब पब्लिक डिपार्टमेंट को क्या करना था, उसको एवरी पब्लिक अथॉरिटी हैज टू पब्लिश, उसको पब्लिश करनी थी विद इन 120 डेज ऑफ द एनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। 120 दिन, इस एक्ट के पास होने के 120 दिन में उनको क्या करना था, ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करनी थी, पब्लिश करनी थी। क्या क्या, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ड्यूटी, आपका जो भी डिपार्टमेंट है उसकी क्या ड्यूटीज है, दूसरा आपके जो ऑफिसर एम्प्लॉय उनकी क्या पावर एंड ड्यूटीज है, तीसरा आप कैसा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जब कभी भी आप अपने डिपार्टमेंट में कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं तो आप कैसा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, फिर नॉर्म्स जो है वो आप कैसे फंक्शंस को डिस्चार्ज करते हैं, फिर स्टेटमेंट ऑफ द कैटेगरी ऑफ द डॉक्यूमेंट हेल्ड बाय इट अंडर इट्स कंट्रोल, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अपने पास में रखते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो क्या किया गया, आपको पब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो है वो जनता को क्या दे दिया, राइट दे दिया कि जनता ये सब इंफॉर्मेशन आपसे क्लेम कर सकती है। आगे डेजिग्नेशन ऑफ पीआईओ या एपीआईओ, तो उसके लिए ये बोला गया कि हर पब्लिक अथॉरिटी जो है वो क्या करेगी, डेजिग्नेट करेगी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या सेंट्रल ऑफिस या स्टेट ऑफिस में एक स्टेट पीआईओ या सेंट्रल पीआईओ ऑफिसर को अपॉइंट करेगी। वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा जो आम जनता के इंफॉर्मेशन मांगने पर उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। तो गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स है उनमें हर डिपार्टमेंट के अंदर एक पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा, पीआईओ या एपीआईओ, जो बेसिकली क्या करेगा, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करवा सकते हैं उन इंफॉर्मेशन को आम जनता के मांगने पर प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। ओके, इसके बाद में था कोई भी पर्सन जो है वो हैंड रिटन और टाइप इंफॉर्मेशन जो है वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन लिखेगा, 10 रुपए का फीस रहेगा और पर्टिकुलर जो है वो उसमें लिख के और देगा किसको, एपीआईओ का पीआईओ को, फिर एपीआई पीआईओ उसके ऊपर जो है उसको क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। टाइम पीरियड जो क्या है, इंफॉर्मेशन जनरली प्रोवाइड किया जाएगा कितने दिन में, 30 दिन में। ठीक है, और अगर मान लो 35 दिन का केस है, अगर आपने मांगा किसे, असिस्टेंट पीआईओ से, आगे 40 दिन का केस हो जाएगा, अगर इंफॉर्मेशन मांगे थर्ड पार्टी से रिलेटेड तो आपको 40 दिन के अंदर जो प्रोवाइड करना पड़ेगा, और अगर किसी की लाइफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना आपको पड़ेगा। आगे ड्यूटी क्या है पीआईओ का, तो बोला पीआईओ के लिए क्या बोला, पीआईओ जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो डील करेगा विद द रिक्वेस्ट फ्रॉम द पर्सन सीकिंग इंफॉर्मेशन, तो जो पर्सन इंफॉर्मेशन मांगेगा तो उसको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। एंड वेयर द रिक्वेस्ट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग, तो ये क्या करेगा, उसको असिस्टेंस भी देगा कि आपको लेटर कैसे लिखना है। अगर इंफॉर्मेशन जो रिक्वेस्ट किया गया इज हेल्ड बाय और सब्जेक्ट मैटर इज क्लोजली कनेक्टेड विद द फंक्शन ऑफ अदर पब्लिक अथॉरिटी, तो वो अदर पब्लिक अथॉरिटी को इंटीमेट करेगा और बोलेगा भाई 5 दिन के अंदर तुम अपनी इंफॉर्मेशन मेरे को क्या करो, प्रोवाइड करो। द रिक्वेस्ट टू अदर पब्लिक अथॉरिटी एंड इन्फॉर्म द एप्लीकेंट इमीडिएटली। ठीक है, ये उसका क्या रहेगा, ड्यूटी रहेगा। इसके बाद ये कुछ है जो सेक्शन 8 में आती है, ये इंफॉर्मेशन आपको आरटीआई लगा के भी नहीं मिलेगी। क्या, अगर मान लो कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो अफेक्ट कर सकती है आपकी सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को, या इंफॉर्मेशन विच है एक्सप्रेसली फॉरबिडन बाय द कोर्ट ऑफ द ट्रिब्यूनल, या जहां पे डिस्क्लोजर जो है उससे क्या होगा, पार्लियामेंट के जो प्रिविलेज है वो ब्रीच होती है, मान लीजिए ऐसी इंफॉर्मेशन कोई जिससे पार्लियामेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो मान लो पब्लिक में आ सकती है, या इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस हो गया, ट्रेड सीक्रेट हो गया, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, ये आप जो है वो शेयर नहीं कर सकते हो। या इंफॉर्मेशन रिसीव, अगर फॉरेन गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन थी वो आप जो है वो आगे शेयर नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे किसी पर्सन की लाइफ को डेंजर हो सकता है वो इंफॉर्मेशन आप आगे जो है वो शो नहीं करोगे। या कोई इंफॉर्मेशन जो इंपीड करती है प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एप्रीहेंशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर, ये नहीं कर सकते। कैबिनेट पेपर इंक्लूडिंग रिकॉर्ड ऑफ द डेलिब्रेशन, ये भी आप नहीं कर सकते हो। तो ये वो इंफॉर्मेशन जो सेक्शन 8 में आती है, इन इंफॉर्मेशन को आप आरटीआई के अंदर जो है वो इशू नहीं करोगे। आगे रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है उसके पास पावर है कि वो किसी भी रिजेक्ट को क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट को जो है वो क्या रिजेक्ट भी कर सकता है। वेयर एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट सबसिस्टिंग इन ए पर्सन वुड बी इन्वॉल्व, तो अगर मान लो वो आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मांग के खड़े हो जाओ जहां पे जिस इंफॉर्मेशन के लिए किसी पर्सन ने कॉपीराइट करवा रखा था तो वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसके बाद है किन को एक्सक्लूड किया गया है, तो ये बता रखे जैसे आईबी हो गया, रो, इनसे आप इंफॉर्मेशन नहीं मांगते कि आपके जासूस कहां पे, ये सब। तो ये कुछ डिपार्टमेंट एजेंसीज हैं, इनसे आप जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते हो। फिर है इंफॉर्मेशन कमीशन। इंफॉर्मेशन कमीशन बेसिकली जो है वो क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो सीआईसी और स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो एसआईसी को जो है वो क्या किया हुआ है, वो बना रखा है। ठीक है, इनका काम क्या, पहले एक बार ये देख लो। अच्छा ये देख लो, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लिए सीआईसी बने हुए हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए एसआईसी बने हुए हैं। ठीक है, इनका जो मेन काम रहेगा सीआईसी एसआईसी का वो क्या रहेगा, ये।
अगर आपने जो है वो क्या किया, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से जो है वो इंफॉर्मेशन मांगा, उसने देने से मना कर दिया, तो आपके पास राइट है कि आप इनको बोल सकते हो। अगर आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांगा, तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मांगा और उसने नहीं दिया, तो आप सीआईसी को जो है वो अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने किसी स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांगी थी और पीआईओ ने मना कर दिया, तो आप एसआईसी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को जो है वो क्या कर सकते हो, अपील में जा सकते, उसके पास दोबारा अप्लाई कर सकते हो। तो क्या बोलते हैं, सीआईसी हो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, उसकी ड्यूटी है कि वो रिसीव करेगा कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन हु हैज नॉट बीन एबल टू सबमिट एन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट बिकॉज ए पीआईओ हैज नॉट बीन अपॉइंटेड। अगर पीआईओ अपॉइंट नहीं था तो आप इसको बोल सकते हो। दूसरा, अगर पीआईओ ने आपकी रिक्वेस्ट को लेने से क्या कर दिया, या जो आप डिमांड आपने किया था उसको क्या कहते हैं, रिफ्यूज कर दिया, बोला मैं इंफॉर्मेशन दूंगा नहीं, तो आप इनको बोल सकते हो कि मेरे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया पीआईओ ने, आप करवाइए। या उसने जो है वो क्या किया, हु हैज रिसीव नो रिस्पांस, या उसको रिस्पांस ही नहीं मिला, या जिसको ये लगता है कि फीस जो वो ज्यादा चार्ज किया गया, या जो ये सोचता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट है, फॉल्स है, मिसलीडिंग है। तो ऐसे केस में अगर ये केस आपके साथ हुए तो सिटीजन को राइट दिया गया कि वो जो है वो इंफॉर्मेशन कमीशन को जाके जो है वो अप्लाई कर सकता है, फिर इंफॉर्मेशन कमीशन उसके ऊपर काम करेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जो है वो अपील का कुछ केसेस यहां पे दे रखे हैं क्या, कि पहली अपील, अगर मान लो पीआईओ के डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप जो है वो अपील में जा सकते हो। पहली अपील जो है वो किसको जाएगा, जो पीआईओ है उसे सीनियर रैंक के ऑफिसर को आप जाओगे कितने दिनों में, 30 दिनों के अंदर। अगर उससे भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर आप जाओगे किसके पास, जो आपके इंफॉर्मेशन कमीशन है उनके पास जाओगे, जिस दिन फर्स्ट अपील का ऑर्डर आ गया उसके 90 दिनों के अंदर। आगे प्रोसीजर क्या होगा, जो आपका कमीशन है वो क्या करेगा, द इंफॉर्मेशन कमीशन इनिशिएट करेगा इंक्वायरी। अब वो क्या क्या, उसके पास सारी कोर्ट वाली सारी पावर है, वो क्या क्या कर सकते हैं, किसी पर्सन को सम्मन भी भेज सकते हैं। दूसरा, रिक्वायर कर सकते हैं कि मेरे सामने जो डॉक्यूमेंट को पेश किया जाए, रिसीव करेगा एविडेंस ऑन द एफिडेविट पे, रिक्वेस्ट करेगा एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी दे रहे हो फॉर एमनी कोर्ट से कोई पब्लिक की कॉपी, कोई भी रिकॉर्ड जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड मांग भी सकता है, इशू कर सकता है सम्मन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड एनी अदर मैटर कनेक्टेड विद इट। अब अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि पीआईओ से आपने इंफॉर्मेशन मांगा और पीआईओ ने वो इंफॉर्मेशन देने से क्या कर दिया, मना कर दिया, तो पीआईओ के ऊपर भी जो है वो क्या होगा, मुकदमा होगा। पेनल्टी जो है वो कितनी है, 250 रुपए पर डे के हिसाब से, और मैक्सिमम कितना, 25,000। किस केस में होगा, अगर वो आपके एप्लीकेशन को रिसीव ही नहीं करता, एक्सेप्ट ही नहीं करता। दूसरा, या आपको डिले करता है इंफॉर्मेशन देने में, या जानबूझ के जो है डिनाई कर देता है, या नोइंगली जानबूझ के आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, या इंफॉर्मेशन जो आपने रिक्वेस्ट किया उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, या आपको इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से देने में क्या मनाही कर देगा। तो ऐसे केस के अंदर जो है आप सीआईसी को या एसआईसी को अप्लाई करोगे और मुकदमा चलेगा। देन उसके बाद में अगर पीआईओ दोषी पाया गया तो 250 रुपए पर डे के हिसाब से और मैक्सिमम 25,000 रुपए तक उसको पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा। आगे फिर ये जुडिशियल कोर्ट को बोल रखे क्या, गवर्नमेंट की क्या पावर है, गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, टाइम टू टाइम पे आरटीआई से रिलेटेड जो है वो क्या करेगी, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करेगी, यूजर गाइड जो है वो जारी करेगी, कैसे आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, पीआईओ का डिटेल जो है वो क्या करेगी, वेबसाइट पे डालेगी किन किन लोगों से आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, अवेयरनेस प्रोग्राम चलेगी, पब्लिक अथॉरिटी को इंस्ट्रक्ट करेगी कि आम जनता जब आपसे इंफॉर्मेशन मांगे तो आप इस तरीके से उनको प्रोवाइड करना, और अब जो ऑफिसर्स हैं पीआईओ या एपीआईओ उनको जो है वो क्या करेगी, नेसेसरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी ताकि उनको पता हो कि इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करनी है। ओके जी, एक वो लास्ट ये था कि आरटीआई अमेंडमेंट बिल जो 2019 आया था उसमें 2-3 चीज में चेंज था। टर्म आरटीआई एक्ट के अंदर तो क्या था कि जो भी आपका सीआईसी होगा, ठीक है, ये एसआईसी जो भी होंगे, इंफॉर्मेशन कमीशन होगा, वो 5 साल के लिए अपॉइंट होगा। लेकिन आरटीआई अमेंडमेंट बिल के अंदर ये बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कितने टाइम के लिए हम आपको क्या करेंगे, अपॉइंट करें, तो मतलब कोई फिक्स पीरियड नहीं है। सैलरी जो है वो ये बोला गया, पहले क्या था आरटीआई एक्ट के अंदर जो आपका सीआईसी है, आईसी थे, उनकी सैलरी होती थी इलेक्शन कमीशन का जो कमीशन उसके बराबर, लेकिन अब ये बोल दिया इस कंडीशन को हटा दिया और ये बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। पहले क्या था, रिडक्शन सैलरी के अंदर ये था कि अगर आप जो है वो मान लो आरटीआई एक्ट के अंदर जो है वो आप सीआईसी में मेंबर बन गए, आपको कमिश्नर बना दिया, तो अगर आप पहले कहीं जॉब करते थे वहां से अगर आपको कोई सैलरी आती थी या सॉरी कोई आपको पेंशन आती तो वो कटती थी, लेकिन अब वो केस को भी क्या कर दिया, हटा दिया। तो अब मतलब ये है कि वहां से जो पेंशन है वो भी आपको मिलेगा और साथ में अब यहां पे आप जॉब करोगे यहां से भी आपको पेंशन जो यहां से आपको जो सैलरी वो प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब आप दो बेनिफिट आप जो है गवर्नमेंट से ले सकते हो। तो ये आपका जो अमेंडमेंट बिल था, आरटीआई अमेंडमेंट बिल 2019, उसके अंदर कुछ प्रोविजन दिया गया था। ओके जी सर, लो जी, ये हो गए आपके 4 अपने एक्ट। तो टोटल मिला के इस बुक के अंदर अपने पास में 12 एक्ट है, जिनमें से 4 हमने रिवाइज कर लिया, लगभग 1.5 घंटा हमको जो है वो लगा है, तो 1.5 घंटे में 4 एक्ट हमारे हो गए। अब बाकी बच के 8, उनको हम 2 क्लासेस के अंदर जो है वो करेंगे। कब कब कौन कौन सी वीडियो आएगी उसका पूरा शेड्यूल मैं अपने टेलीग्राम पे जो अपना पेड ग्रुप है उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा, तो आप वहां से देख लेना एक बार। ओके जी, बाकी लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इससे आपको कुछ हेल्प मिली है तो वो कमेंट करके बताना, थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगता है। और बाकी आप
को कौन से मतलब किस टॉपिक में आपको ज्यादा दिक्कत है वो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि मैं उसके ऊपर आपको जो है रिवीजन वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके जी। बाकी अगर आप लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं अगले जून 2023 या दिसंबर 2023 में जो एनटी नेट का पेपर होना, अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर आपको मिलेंगी 4 चीजें। स्टडी मटेरियल मिलेगा सारा का सारा, जैसे ये बुक है इस तरीके से सेपरेट बुक्स हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की, प्लस में वीडियोस मिलेगी, हर यूनिट का वीडियोस हमने बना रखी है सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज वो, प्लस में आपको मिलेगा प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ फॉर्म में और रिवीजन करने के लिए रिवीजन वीडियो। तो अगर आप इंटरेस्टेड है नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो एक बार इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।